Good evening, everyone. Welcome to our YouTube channel Nimbus Learning, powered by Engineers Academy. Here we are discussing about the question series of different JEE and AE exams. ठीक है, हम लोग आज हमारा 11th लेक्चर है. ठीक है, हम लोग सॉरी 12th लेक्चर है आज हमारा. ठीक है, अभी तक हम लोग 11 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हम लोग हमारे पास 204 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं. 205 ही है, ये भी कल ही डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन कल ही मैंने आपको बताया कि कहां पर कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन रहता है. तो नोड या बसेस, तो आप लोगों को कल ही बताया है बसेस पर वोल्टेज क्या मेंटेन रहता है, कांस्टेंट. क्लियर क्लियर है. यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे. गिव मी द आंसर फॉर दिस वन. गिव मी द आंसर फॉर दिस वन. बिल्कुल रवि, एकदम बढ़िया है हम. अपनी सेहत का आप भी ध्यान रखें सब लोग. हाँ भाई, बताइए बताइए बताइए, इसका आंसर बताइए. प्योर रजिस्टर के लिए पावर फैक्टर, आई थिंक एवरीवन नोस, कितना होता है प्योर रजिस्टर के लिए. बिल्कुल आंसर आ रहा है, एक ही सीरीज में आंसर आना चाहिए. बिल्कुल. तो रजिस्टर का पावर फैक्टर क्या होता है, तो रजिस्टर का, प्योर रजिस्टर का कितना होता है, यूनिटी. एवरीवन नोस दिस थिंग. क्लियर है. पावर फैक्टर यूनिटी, पावर फैक्टर यूनिटी. क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं प्योर रेजिस्टिव लोड के लिए. तो दोनों के बीच में फेज एंगल 0 डिग्री है, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1. सो 1 इज द करेक्ट आंसर. ओके, सभी का आंसर सही है. आई थिंक क्वेश्चन समझाने लायक भी नहीं है. ओके, आगे बढ़ते हैं. यूपीएसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है ना, जेई के एग्जाम में. यहाँ चाहिए 206 क्वेश्चन हो चुके हैं. 207 पर आ जाइए. गिव मी द आंसर फॉर दिस वन. गिव मी द आंसर फॉर दिस वन. प्योर कैपेसिटिव सर्किट में एंगल ऑफ वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू करंट. बताइए भाई, गलती मत करना. ठीक है ना, गलती मत करना. पंकज, देखते हैं कल से क्या चैप्टर स्टार्ट होगा. आज देखो यहाँ पर कितने क्वेश्चन बनते हैं आज इसके. ठीक है ना, प्योर कैपेसिटर. आई थिंक जल्दी जल्दी आंसर दो, चैप्टर लगभग खत्म होने में ही है. वोल्टेज के बारे में पूछा है, बताओ वोल्टेज का एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ वोल्टेज कैपेसिटिव के लिए. तो आंसर बी भी आ रहा है, आंसर सी भी आ रहा है. सोच समझ के दो, सोच समझ के दो. अरे मिस चिंटू राठौड़, बी आंसर इतनी बार लिखे हो, वो भी 3 बार दिए हो, वो भी गलत वाला 4 बार दिए हो. अरे कैपेसिटर के अंदर, प्योर कैपेसिटर में पावर फैक्टर लीडिंग होता है तो करंट लीड करती है ना. बताओ, कैपेसिटर में करंट लीड करती है, पावर फैक्टर लीडिंग होता है, करंट लीड करती है. तो वोल्टेज के बारे में पूछा है विद रेस्पेक्ट टू करंट. वोल्टेज क्या करेगा, करंट लीड करती है तो वोल्टेज करेगा लैग. सी इज द करेक्ट आंसर. सी इज द करेक्ट आंसर. क्या कर रहे हो, बी क्यों दे रहे हो भाई? हाँ, ज्यादातर लोगों का बी आ रहा है, ज्यादातर लोगों का क्या आ रहा है, डी आ रहा है. क्यों आ रहा है भाई, सी आना चाहिए ना. करंट लीड करती है, ध्यान रखना, कैपेसिटर के लिए करंट लीड करती है. बट वोल्टेज के बारे में क्या कहेंगे, तो ध्यान रखना, वोल्टेज क्या करता है, लैग करता है, नॉट लीड करेगा. वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा. क्लियर 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 क्लियर. आई थिंक क्लियर होगा. कैपेसिटर के केस में करंट लीड करती है और वोल्टेज क्या करता है, लैग. आप चाहो तो ओवरऑल इसे डेराइव कर सकते हो. कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज V बराबर I इंटू जेड. आई तो अपनी जगह पर ठीक है. बताओ कैपेसिटर का इम्पीडेंस क्या होता है, तो कैपेसिटर का इम्पीडेंस सब लोग जानते हैं सर, 1/j⍵c होता है. एवरीवन नोस दिस थिंग आई थिंक. या फिर आप चाहो तो कैपेसिटर का इम्पीडेंस -jXc भी लिख सकते हो. इसका मतलब आप लोगों के पास यहाँ माइनस का jXc इंटू आई बचेगा. माइनस का j का मतलब, माइनस का मतलब वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है. माइनस का मतलब वोल्टेज लैग कर रहा है, लैग कर रहा है. और करंट लीड करती है. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. यहाँ जाइए. नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. गिव मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. स्किन इफेक्ट का रिजल्ट क्या निकल कर आता है. आंसर सीक्वेंस में एक ही आंसर आना चाहिए, अलग अलग आंसर नहीं, एक ही आंसर आना चाहिए, एक ही आंसर आना चाहिए. गिव मी द आंसर फॉर दिस वन. स्किन इफेक्ट की वजह से क्या हो जाता है, गिव मी द आंसर. सभी का एक ही आंसर आना चाहिए. अरे भागवत, क्या हो गया भाई, सबसे अलग आंसर दे रहे हो, क्या हो गया है, नाराज हो भाई भागवत? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैक्सिमम का आंसर सही आ रहा है. स्किन इफेक्ट की वजह से एसी रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डीसी रेजिस्टेंस से ज्यादा हो जाता है. ठीक है ना.
स्किन इफेक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। बिल्कुल सभी का आंसर सेम आ रहा है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। ए इज द करेक्ट आंसर। एसी का रेजिस्टेंस डीसी रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा। क्लियर है? क्लियर 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 क्लियर। चलिए आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। ये आप लोगों का यूपीपीसीएल के एई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना? ओके, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। आप लोगों से ट्रांसमिटेड वोल्टेज पूछा हुआ है। ट्रांसमिटेड वोल्टेज। ट्रांसमिटेड वोल्टेज तीन डेटा है। एक 70 किलो वोल्ट ट्रेवल कर रहा है। आप लोगों का ओवरहेड लाइन का सर्ज इंपेडेंस 500 है और अंडरग्राउंड केबल का 150 ओम है। बताइए भाई, आंसर बताइए। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। गिव मी द आंसर। पूजा का आया है 207 का आंसर आ रहा है। अभी तक तो 209 चल रहा है भाई। पूजा 209 का आंसर दीजिए। 209 का आंसर। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। शुभम सी आ रहा है 32.30। 32.20। बी भी आ रहा है। 50-50 चल रहा है बी और सी। बी एंड सी। आप लोगों को दो फॉर्मूला पढ़ाए हुए हैं। एक क्या निकालने के लिए? रिफ्लेक्टेड वोल्टेज निकालने के लिए। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। देखो, आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। एक पढ़ाया मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट। ठीक है? कौन सा? रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट। टाउ वेल किसका फॉर्मूला, किसका रेशो होता है? ये रिफ्लेक्टेड अपॉन इंसिडेंट। तो जब भी आप लोगों को रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट निकालना हो तब तो आप जेड एल माइनस जेड नॉट अपॉन जेड एल प्लस जेड नॉट लगाते हो। बट अभी इस फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। ये नहीं पूछा है। रिफ्लेक्टेड नहीं पूछा है। आप लोगों से ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कोफिशिएंट पूछा है। ठीक है ना? क्योंकि आप लोगों से ट्रांसमिटेड वोल्टेज पूछा है, यानी आप लोगों से ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कोफिशिएंट पूछा हुआ है। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कोफिशिएंट। ध्यान रखना, इस फॉर्मूला को हम ईटा टी से डिनोट करते हैं और ये हमें V अपॉन वी आई कैलकुलेट करके देता है। बताइए V कौन है? ये ट्रांसमिटेड वोल्टेज ही होता है। कौन सा वोल्टेज होता है हमारे पास? ट्रांसमिटेड वोल्टेज। इसीलिए तो इसका नाम ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कोएफिशिएंट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला हमारे पास कितना है? ट्वाइस ऑफ जेड एल अपॉन जेड एल प्लस जेड नॉट। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को दोनों फॉर्मूला पढ़ाए हुए हैं। क्लियर? अभी हमारे पास फिलहाल ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है ना? ये भी एक फॉर्मूला है। दो ही फॉर्मूला है हमारे पास ट्रेवलिंग वेव्स में जनरली। ठीक है? बताइए इस वक्त ट्रांसमिटेड वोल्टेज निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो बताइए V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो वी आई तो इधर गया। तो बताओ लाइन में कितना ट्रेवल कर रहा है? आई थिंक 70 किलो वोल्ट। यहाँ आ जाइए। ट्वाइस ऑफ। आप लोगों को लोड इंपीडेंस और सर्ज इंपीडेंस लिखना है। लोड इंपीडेंस किसे कहते हैं? जो पीछे कनेक्ट हो। बताओ, हमारे डायग्राम में साफ साफ कहा है क्वेश्चन में कि पहले हमारा सर्ज ओवरहेड लाइन में एंटर किया। ध्यान रखना, जो पहले कनेक्ट हो उसका तो सर्ज इंपीडेंस लिखा जाएगा और जो बाद में कनेक्ट हो, जो कि आप लोगों की केबल दे रखी है अंडरग्राउंड केबल। बताओ, जो पीछे कनेक्ट हो वो लोड की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पर केबल का जो भी डेटा दिया होगा वो उसका लोड इंपीडेंस होगा। क्लियर? यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। बताओ कितना दे रखा है? 70 तो ये है। बताओ ओवरहेड लाइन का 500 है और केबल का 150 ओम है। यहाँ आ जाइए। बस इन्हीं वैल्यूज को यहाँ पुट करना है। यहाँ पर कितना है? ओवरहेड लाइन का 500 ओम और केबल का कितना है? 150 ओम। बस वहीं से पुट कर दो। जो पीछे है वो आपका लोड दैट इज 150 और यहाँ Z नॉट का वैल्यू कितना? 500। सो गिव मी द आंसर अकॉर्डिंग टू दिस वन। बताइए यहाँ से कितना आंसर आ रहा है? गिव मी द आंसर फ्रॉम दिस वन। देखो मेरे पास तो कैलसी है नहीं, आप लोगों के पास है। जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि मेरे को तो दोनों ही आंसर दिख रहे हैं आप लोगों के। 32.30 भी दिख रहा है और 28.26 भी कुछ लोगों ने दिया है। आई थिंक बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है? 32.3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 32.3 किलो वोल्ट। दिस इज तो ये आप लोगों का ट्रांसमिटेड वोल्टेज निकालने का क्वेश्चन। और ये ऊपर वाला कौन सा? रिफ्लेक्टेड वोल्टेज निकालने का क्वेश्चन। दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो रिफ्लेक्टेड वोल्टेज तो ऊपर वाला फॉर्मूला, और ट्रांसमिटेड वोल्टेज पूछे तो नीचे वाला फॉर्मूला। आई थिंक क्लियर होगा। क्लियर है? एवरीवन क्लियर? सबके आंसर आ रहे हैं अब। ठीक है ना?
तो देखिए 32.3 के हिसाब से हमारे पास कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो हमारे पास सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सी 32.30। क्लियर है? आई थिंक क्वेश्चन क्लियर होगा। तो V अपॉन वी आई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ZL अपॉन ZL प्लस Z0। चलिए, ये आप लोगों का यूपीपीसीएल में ही आया हुआ क्वेश्चन है। गिव मी द आंसर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी ऑफ अ पावर सिस्टम कैन बी इंक्रीज्ड बाय व्हाट? बताओ ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं आप? ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? गिव मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गिव मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आंसर दीजिए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। सी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है और बराबर से बी भी आ रहा है। सी बी सी बी सी बी। अरे बी वाला तो पावर फैक्टर इंप्रूव करता है ना, शंट कैपेसिटर पावर फैक्टर इंप्रूव करता है ना, शंट कैपेसिटर तो उसका ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी से क्या मतलब आ गया? बी कौन दे रहा है ये? हैं, पगला गए हो का? हैं, बी कैसे होगा भाई? शंट कैपेसिटेंस तो पावर फैक्टर इंप्रूव करता है, उसको स्टेबिलिटी से क्या क्यों जोड़ रहे हो? यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाइए। सी आंसर होता है इसका, सी सीरीज कैपेसिटेंस। कैसे? तो आप लोगों को सीरीज कंपनसेशन पढ़ाया है। ध्यान रखना, आपके पास पावर का फॉर्मूला क्या होता है? तो एवरीवन नोज द फॉर्मूला ऑफ पावर, इट इज वी एस वी आर अपॉन पी मैक्स। का फॉर्मूला बताइए कितना होता है? एक्सएल होता है। सीरीज में जनरली इंडक्टर होता है। बताओ, आपने सीरीज में नया कैपेसिटर लगाया, बताओ कैपेसिटर का साइन, कैपेसिटर का रिएक्टेंस किस में आता है? माइनस में। तो बताओ कैपेसिटर ने आते ही आप लोगों का एक्स रिड्यूस किया तो आपकी पी मैक्स बढ़ गई। बताओ पी मैक्स किसे कहते हैं? पी मैक्स आप लोगों की स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट को कहते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहले तो आप लोगों की क्या बढ़ जाएगी? स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर? अब आप लोगों को ग्राफ समझाया हुआ है मैंने, ये देखो। ये सपोज आप लोगों का इलेक्ट्रिकल आउटपुट का ग्राफ है, ठीक है? किसके रेस्पेक्ट में? डेल के रेस्पेक्ट में। सपोज आपका ग्राफ पहले यहां तक था, ठीक? ये आप लोगों का क्या हुआ करता था? ये आप लोगों का पी मैक्स हुआ करता था। आप लोगों का इनपुट कांस्टेंट जो कि ये जा रहा है, ये आप लोगों का इनपुट पीएम। बताओ जब पी का ग्राफ, जनरेटर के आउटपुट का ग्राफ जनरेटर के इनपुट के ग्राफ को कट करता है, तो यहां आ जाइए। यहां आप लोगों के पास एंगल क्या होता था पहले? डेल। बताइए, आपका स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट बढ़ गया है। माना कि आपका नया ग्राफ कुछ ऐसा है, दिस बताइए आपका नया ग्राफ ऐसा है, यानी आप लोगों का पी मैक्स अब पी मैक्स डैश हो गया है। बताइए पी मैक्स डैश हो गया है। बताओ अब ये नए नए पीएम इज इक्वल टू पी यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ का मतलब अब डेल डैश पर कट कर रहा है। तो बताओ स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट जब भी बढ़ती है तो डेल का वैल्यू क्या हो जाता है? रिड्यूस। आप देख सकते हैं आपका नया एंगल डेल डैश पुराने एंगल से छोटा है। मैं ये चीज समझा चुका हूं पहले। ध्यान रखना, जब भी डेल डिक्रीज होता है, डेल जितना छोटा होता है, डेल जितना छोटा होता है, ध्यान रखना ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा इंप्रूव होती है। डेल जितना छोटा, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी उतनी ही छोटी होती है। क्या हो गया कुलदीप? मोबाइल हैंग हो गया है, कोरोना आ गया मोबाइल में? मैंने कहा इतना सीख कौन दे रहा है। कोई बात नहीं कुलदीप, कोई बात नहीं। देखो ये कंसेप्ट मैं आपको पहले समझा चुका हूं। इज इट क्लियर? 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 साहिल पूछ रहे हैं शंट रिएक्टर नहीं होगा क्या? साहिल पूरी क्लासेस अटेंड नहीं की है क्या? समझाया हुआ है, शंट रिएक्टर फेरांटी इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। फेरांटी इफेक्ट का स्टेबिलिटी से क्या मतलब है? क्या साहिल? शंट रिएक्टर किसको? फेरांटी इफेक्ट को रिड्यूस करता है। उसका स्टेबिलिटी से क्या मतलब है? सबका काम बताया हुआ है। ध्यान रखना, शंट इंडक्टेंस फेरांटी इफेक्ट के लिए, शंट कैपेसिटेंस पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए, सीरीज इंडक्टेंस फोल्ट करंट को रिड्यूस करने के लिए, और सीरीज कैपेसिटेंस स्टडी स्टेट और ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। ओवरऑल डेल से पहले भी समझा चुका हूं, यहां पर भी यही समझा है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा, क्लियर होगा, क्लियर होगा, क्लियर होगा। क्लियर? यहाँ नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट चलेंगे। आई थिंक एवरीवन हैज बीन क्लियर। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। आप लोगों को चार्जिंग रिएक्टेंस दिया हुआ है, चार्जिंग रिएक्टेंस, चार्जिंग रिएक्टेंस।
50 किलोमीटर का 1500 ओम है तो 100 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? बताओ चार्जिंग रिएक्टेंस लेंथ के साथ क्या रिलेशन रखता है? गिव मी द आंसर। क्या हो गया भाई? एई जेई गेट क्या चल रहा है? वीर कौन है भाई? वीर मैंने बोला है ना, किसी के बारे में भी, किसी स्टूडेंट्स के बारे में एक दूसरे से आप बिल्कुल बात ना करें, आप लोग आंसर दें, ठीक है ना? मैं हूं ना बात करने के लिए, ठीक है ना? आंसर तो आप अपने आंसर दीजिए, ठीक है ना? एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं बोलना है, एक दूसरे से कोई बात नहीं करनी है, ठीक है? यहाँ पर तो ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, ऑप्शन है डज नॉट चेंज। 1500 ओम रहेगा। बताओ चार्जिंग रिएक्टेंस किसे कहते हैं? बताओ चार्जिंग करंट किस वाली को कहते थे? कैपेसिटर की करंट को कहते थे चार्जिंग करंट। तो बताओ चार्जिंग रिएक्टेंस भी किसको कहेंगे? कैपेसिटर की रिएक्टेंस को। बताओ भाई, कैपेसिटर की रिएक्टेंस को चार्जिंग रिएक्टेंस कहते हैं? बताओ फॉर्मूला क्या होता है? 1/ओमेगा सी। चार्जिंग रिएक्टेंस यानी कैपेसिटर की रिएक्टेंस होती है, तो चार्जिंग रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/ओमेगा सी। ध्यान रखना, पर यूनिट लेंथ का कैपेसिटेंस हम सी लेते हैं, बट अगर आप लोग टोटल कैपेसिटेंस की बात करें तो ध्यान रखना यही सी आप लोगों का किससे मल्टीप्लाई हो जाता है? एल से। एल का मतलब ओवरऑल कैपेसिटेंस, सी को किससे मल्टीप्लाई कर दो? लेंथ से। क्यों? क्योंकि सारे कैपेसिटेंस शंट में जो भी आते हैं, बताओ लेंथ बढ़ने के साथ सारे के सारे पैरेलल में डायरेक्ट क्या होते जाएंगे? ऐड होते जाएंगे, यानी इंक्रीज होते जाएंगे। तो ध्यान रखना लेंथ हमेशा कैपेसिटेंस के साथ मल्टीप्लाई होता है, चाहे रेजिस्टेंस हो, इंडक्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो, लेंथ उसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। बताइए आप लोगों का चार्जिंग रिएक्टेंस बताइए लेंथ के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बताओ आपने लेंथ को क्या किया? तो आप लोगों ने लेंथ को 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर कर दिया है, यानी आप लोगों ने लेंथ को डबल कर दिया। बताओ लेंथ को बढ़ा दिया है, डबल कर दिया है, तो रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? रिड्यूस होके आधा हो जाएगा। लेंथ को डबल कर दिया तो रिएक्टेंस आधा हो जाएगा, यानी 1500 ओम से 1500 ओम से 1500 ओम से किस पर आ जाएगा? ये 750 ओम पर आ जाएगा। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आ रहे हैं आंसर, हैं इतना पढ़ाने के बाद आ रहे हैं आंसर। पहले क्या हो गया था भाई? हाँ, कितना आंसर हो जाएगा? 750। चार्जिंग रिएक्टेंस का मतलब है, चार्जिंग करंट किसे कहते थे? कैपेसिटर की करंट को। तो चार्जिंग रिएक्टेंस कैपेसिटर का रिएक्टेंस। बताओ कैपेसिटर का रिएक्टेंस लेंथ के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बिकॉज चार्जिंग रिएक्टेंस इज 1/ओमेगा सी। आई थिंक क्लियर होगा। क्लियर, सभी का आंसर सही है लगभग। ठीक है, चलिए यहाँ आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए, स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों का पावर एंगल का रेंज कहां से कहां तक होना चाहिए? स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक रीजन, दोनों दोनों रीजन के अकॉर्डिंग पावर एंगल का वैल्यू क्या होना चाहिए? पावर एंगल का वैल्यू, पावर एंगल का वैल्यू। सर याद नहीं था, कोई बात नहीं गणेश, दैट इज ओके। जी अगर डिस्चार्जिंग रहेगा तो क्या होगा बताएं? अरे रवि डिस्चार्जिंग क्या होता है, पागल हो गए हो क्या? चार्जिंग करंट ही तो चार्जिंग रिएक्टेंस, तो डिस्चार्जिंग कौन सा वर्ड आ गया है? चार्जिंग ही वर्ड होता है। डिस्चार्जिंग क्या होता है? कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, कैपेसिटर चार्ज होता है, मतलब कुछ भी। हाँ बताओ इसका आंसर बताओ। पावर एंगल, पावर एंगल, पावर एंगल। तो मैक्सिमम कुछ ए आ रहे हैं, कुछ बी आ रहे हैं, ज्यादातर बी आ रहे हैं, ठीक है? बी आ रहे हैं, ध्यान से समझना बिल्कुल। आप लोगों का 30 से 45 डिग्री के बीच में जनरली हम लोग पावर एंगल का वैल्यूज रखते हैं, ठीक है? आप लोगों को बताया हुआ डेल का वैल्यू 35 से ज्यादा जाता नहीं है, कुछ जगह पे 35 की जगह क्या बोल देते हैं? 45, ठीक है ना? ध्यान से समझना है एक बात को, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। बताओ हम लोग बार बार पी और डेल में ग्राफ बनाते हैं, यहाँ देखो। बताओ ग्राफ साइनोसोडल बनता है। आप लोगों को याद है ये जो मैक्सिमम पावर मिलती है, मैक्सिमम पावर, ये डेल की कौन सी वैल्यू पर मिलती है? ये पावर एंगल है, आई थिंक पाई/2 पर। कितने पर? पाई/2 पर। बताओ ये पी मैक्स कौन सी स्टेबिलिटी लिमिट होती है? स्टडी स्टेट। इसका मतलब ध्यान से समझना, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट हमेशा चाहती है कि डेल का वैल्यू कितना बना रहे? 90 डिग्री। क्योंकि स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट कितने एंगल पे मिलती है? 90 डिग्री पर, पाई/2 पर, ठीक। दूसरा, दूसरी तरफ ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी चाहती है कि डेल का वैल्यू कम से कम बना रहे।
ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट का कुछ अलग हालात है। ये बोलती है अरे नहीं यार, डेल को जितना छोटा रखो उतना बढ़िया है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया तो क्या है, तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी तो कहती है भाई साहब मेरे लिए तो सबसे बढ़िया ये है कि डेल का वैल्यू 0 डिग्री हो जाए। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी का सबसे बेस्ट केस है कि डेल का वैल्यू क्या हो जाए, 0, कि डेल को छोटा से छोटा यानी 0 पुट कर दो आप लोग तो। ठीक है, यहाँ आ जाइए। ये तो कहता है डेल को छोटे से छोटा यानी 0 डिग्री रखो, और ऊपर वाला कहता है स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट के 90 डिग्री रखो। तो ध्यान रखना, यहाँ दोनों स्टेबिलिटी का ध्यान रखते हुए ना तो हम डेल का वैल्यू 0 डिग्री रखते हैं, अगर 0 डिग्री रख दिया तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और अगर 90 रख दिया तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो हम दोनों के बीच की बात में बात करते हैं। ठीक है ना, यहाँ आ जाइए। तो हमारे पास बीच का वैल्यू लगभग कितना लेते हैं हम, 30 डिग्री से लगभग लगभग कितना, 45 डिग्री तक। तो आई थिंक बी वाला आंसर क्लियर हुआ। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। यहाँ आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल टॉक, दिस इज द क्वेश्चन, यहाँ आ जाइए, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, ये आप लोगों का बीएसएनएल टीटीए में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट से। इन अ ट्रांसमिशन लाइन, इन अ ट्रांसमिशन लाइन टर्मिनेटेड बाय कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, क्या होगा हमारे पास, टर्मिनेटेड का मतलब आप लोगों को बताया हुआ है, आप लोगों के लोड इम्पीडेंस के बारे में बात हो रही है। तो जब लोड इम्पीडेंस सर्ज इम्पीडेंस के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा। ठीक है, कल कुछ और ऑप्शन थे, आज कुछ और ऑप्शन है। ठीक है ना, कल भी आया था वीएसडब्ल्यूआर से रिलेटेड आया था। वीएसडब्ल्यूआर का मतलब वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। क्लियर, सर इंक नहीं दिख रहा एंड ब्लू क्लियर दिख रहा है एंड रेड, चलिए ब्लू एंड रेड से लिखेंगे हम लोग। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल विजय, जनरली 35 डिग्री मैक्स हम लोग रखते हैं। क्लियर 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 क्लियर, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। वीएसडब्ल्यूआर कल देखा था हम लोगों ने, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, उसका वैल्यू तो मिनिमम होता है जेडएल बराबर जेड नॉट पर। ठीक है ना, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। डी आंसर आ रहा है, देयर इज नो रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट वेव। बिल्कुल, इट इज द करेक्ट आंसर। रिफ्लेक्शन के बारे में बात करें तो कल ही रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट पढ़ाया था, टोवेल इज इक्वल टू, वही आज भी फॉर्मूला बताया, जेडएल माइनस जेड नॉट अपॉन जेडएल प्लस जेड नॉट। बताओ, जब जेडएल बराबर जेड नॉट रखोगे तो जेड नॉट माइनस जेड नॉट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखें, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना, 0। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर, देयर इज नो रिफ्लेक्शन ऑफ द इंसिडेंट वेव। आई थिंक क्लियर होगा, सभी का आंसर एग्जैक्टली करेक्ट आ रहा है, सभी का आंसर एग्जैक्टली करेक्ट आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। इसका आंसर बताइए। अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसमिटेड एट है वेरी हाई वोल्टेज, ये मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को परसों, कि आप लोगों का हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन क्यों करते हैं। ठीक है ना, यही आंसर देना, हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन क्यों करते हैं। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन, व्हाई हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इज जनरली यूज्ड। None of the given option, transmission efficiency increases with higher voltage, easier to handle, high voltage current is high। कौन सा आंसर आएगा भाई, विकास डी कैसे आएगा, हाई वोल्टेज पे तो करंट लो हो जाता है ना, है विकास, क्यों भाई विकास कश्यप, क्या दे रहे हो। कुलदीप प्रजापत, डी कैसे आ जाएगा, वोल्टेज हाई होने पे तो करंट लो होता है ना, क्या आ जाएगा बी। बिल्कुल, मैक्सिमम लोगों का आंसर सही है, एक दो को छोड़कर। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, पढ़ाया हुआ है हाई वोल्टेज पर, हाई वोल्टेज पे पता होना चाहिए, वोल्टेज हाई होने पर करंट का वैल्यू कम, करंट जितनी कम होंगी, पी बराबर आई स्क्वायर आर लॉस, पी बराबर आई स्क्वायर, करंट जितनी कम लॉसेस भी उतने ही कम होंगे, इसका मतलब एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी हाई वोल्टेज पर ज्यादा होती है। ये देखो गौरव ने, गौरव शर्मा डी आंसर दे रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है? वोल्टेज हाई होने पे करंट क्या होता है, लो होता है। यहाँ आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा आई थिंक। गिव मी द आंसर फॉर दिस। फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल के लिए वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है, बताइए भाई, फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल के लिए वोल्टेज रेगुलेशन कितना हो जाएगा। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। ये आप लोगों के यूपी जल निगम में एई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में, बताइए बताइए। बताइए भैया, आंसर बताइए। 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। ए इज द करेक्ट। एवरीवन नोस कि वोल्टेज रेगुलेशन 0 हो जाएगा,
क्योंकि वोल्टेज प्रोफाइल अगर फ्लैट है तो Vs इज इक्वल टू VR है। तो बताओ Vs इज इक्वल टू VR है तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा, कोई वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं हो रहे, तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन कितना हो जाएगा इस केस में? 0 हो जाएगा। ओके ओके, चलिए यहाँ जाइए, यहाँ जाइए। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। अच्छा, इस क्वेश्चन को बनाओ तो बनाओ यार, मतलब ठीक है ये क्वेश्चन भी। अच्छा, ये कौन सा क्वेश्चन है? सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड फेज इम्पीडेंस, मैक्सिमम स्टेडी स्टेट पावर निकालनी है। अच्छा क्वेश्चन है, बनाओ बनाओ। कैलकुलेशन करनी है मैं। बताओ मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला कितना है? वही VS VR अपॉन एक्स, लगाओ आंसर पाओ। बताओ भाई, बताओ आंसर कितना आ रहा है? गिव मी द आंसर। हो गया पिछला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में बताइए। मैक्सिमम पावर निकालिए, मैक्सिमम स्टेडी स्टेट पावर P मैक्स। हाँ भाई, इसका आंसर भी मैक्सिमम लोग ए दे रहे हैं या पिछले वाले का दे रहे हो? ऋषभ ने आंसर दिया है 3778.5, ए वाला आंसर दिया है। शुभम ने भी ए वाला आंसर दिया है। अंशुल ए आ रहा है, रंजीत ए आ रहा है। देखो VSVR कितना दे रखा है? थ्री फेज लाइन एट 100 मेगावाट लोड आर इक्वल एट 230 किलोवोल्ट। देखो इक्वल दे रखे हैं सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड दोनों। कितना है? 230। 230 इंटू 230। और बताओ आप लोगों को रिएक्टेंस या इम्पीडेंस कितना दे रखा है? 14। 14। आंसर बताइए। 230 इंटू 230 अपॉन 14, कितना आंसर आ रहा है? तो ए आंसर आ रहा है भाई सबका। सभी ने आंसर दिया है 3778.5। ये आप लोगों का मैक्सिमम पावर हो जाएगा। आई थिंक सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ जाइए। A three-phase transmission line delivers a load of 5 megawatt at 0.8 power factor lagging. Resistance of each conductor receiving and determine the length of। इस क्वेश्चन को करो, देखो तो माने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर बताओ, टाइम ले लीजिए, बट आंसर बताइए। बट आंसर आता है विराट। वही बात, आप अपने ही दोस्तों के बारे में इस तरह से कोई कमेंट मत करो, ठीक है ना? आपस में कोई बात नहीं करेगा, है ना? किसी को भी बुरा लग जाए यार, कोई उल्टा सीधा कमेंट नहीं आना चाहिए एक दूसरे के बारे में। आंसर दो, क्वेश्चन करो चुपचाप, ठीक है? गौरव, रटा हुआ आंसर मत बोलो। DCBA ये क्या है गौरव? क्या हुआ, नाराज हो भाई? है गौरव, क्या हो गया? क्या हो गया भाई गौरव? क्वेश्चन सॉल्व करो। हमको याद है आपको पीछे से ABCD बोलना आता है। हाँ भाई, आंसर बनाइए। क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आंसर बनाइए, आंसर दीजिए मुझे। कितना आप लोगों का इसका आंसर आ रहा है? गिव गिव मी द आंसर। नहीं हो रहा सर, अरे कोशिश करो। ऋषभ ने दिया है, देखो बी आंसर दिया है ऋषभ ने, 27.9 किलोमीटर। चेक करेंगे। बनाओ भाई बनाओ, ऐसे मत कहो बन नहीं रहा। बनाइए बनाइए बनाइए। 5 मेगावाट का लोड है, 0.8 पावर फैक्टर है, रेजिस्टेंस 0.5 है पर किलोमीटर का। रिसीविंग एंड का वोल्टेज दे रखा है, ट्रांसमिशन लॉसेस 10% है। लेंथ निकालनी है आप लोगों को, लेंथ निकालनी है। बी आंसर आ रहा है, देखो विराट ने भी दिया है। बिल्कुल। छोटा सा हिंट, हिंट कुछ नहीं है, बेसिक सा क्वेश्चन है। लॉसेस के फॉर्मूला लगाने और पावर का फॉर्मूला लगाना है। देखो यहाँ जाइए, यहाँ जाइए। देखो सबसे पहले आप लोगों को पावर दी हुई है तो पावर का फॉर्मूला लगा लो। पावर का फॉर्मूला, यहाँ जाओ, VI cos फाई लगाएंगे। सिंगल फेज है कि थ्री फेज, ये देख लो आप लोग। क्या दे रखा है? थ्री फेज है, तो P बराबर VI cos फाई लगाना। 5 मेगावाट है, ठीक है? यहाँ जाइए, 5 मेगावाट आप लोगों का दे रखा है। दिस इज यहाँ जाइए। तो √3 टाइम्स कर देते हैं, ठीक है ना? थ्री फेज का क्वेश्चन है, लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, और यहाँ आप लोगों के पास क्या? cos फाई, ठीक है? यहाँ आ जाइए। 5 मेगावाट दे रखा है, मेगा का मतलब 10 की पावर 6। बताइए लाइन वोल्टेज कितना है? 33 किलो वोल्ट। किलो वोल्ट का मतलब 10 की पावर 3, ठीक है? यहाँ से आई निकल जाएगा, पावर फैक्टर 0.8 है। तो पहले तो मुझे बताओ यहाँ से आई कितना आ रहा है? आई कितना आ रहा है? कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट से, आई कितना आ रहा है यहाँ से? √3 VI cos पाई हम लोगों ने किया है। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताएं कि यहाँ से आई कितना आ रहा है। गिव मी द आंसर। हाउ मच इज द आई फ्रॉम योर?
आई निकालिए, आई निकालिए। बस पावर का और पावर लॉस का फॉर्मूला बताना है। आई का वैल्यू बताओ यहाँ से, देन हम लोग पावर लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 3 फेज का क्वेश्चन है तो 3 टाइम्स ऑफ आई स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को पावर लॉस का फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद आई बताइए। आई थिंक मेरे हिसाब से मीनू 87.47 आ रहा है ये, ठीक है। 87.47 आई थिंक एम्पियर में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए यहां से आगे चलते हैं। क्लियर। 109.34 आ रहा है भाई, ज्यादातर 109.34 आ रहा है तो वही लिख लेते हैं हम लोग, 109.34 एम्पियर। क्लियर, बिल्कुल। यहाँ आ जाइए, लॉसेस का फॉर्मूला लगाएंगे। बताइए लॉसेस कितना दे रखा है, 10%। 10%। ध्यान रखना, परसेंटेज जब भी दिया हो तो रेटेड पावर का दिया जाता है। तो बताओ रेटेड पावर कितनी है, तो परसेंटेज ध्यान रखना, रेटेड पावर है 5 मेगावाट, तो 5 मेगावाट का ही 10% लेना है, ठीक है ना। परसेंटेज किसी के रेस्पेक्ट में लिया जाता है। आई कितना है, 109.34 का स्क्वायर। रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। देखो क्वेश्चन में रेजिस्टेंस दिया है क्या, आई थिंक दिया हुआ रेजिस्टेंस है। बताइए कितना दिया हुआ है, 0.5 ओम पर किलोमीटर। बताओ 1 किलोमीटर का 0.5 है, ठीक है। इसका मतलब बहुत जरूरी बात, 1 किलोमीटर का 0.5 है तो L किलोमीटर का कितना हो जाएगा। माना कि ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ L है तो L किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 0.5 L हो जाएगा। ध्यान रखना, मैंने रेजिस्टेंस 1 किलोमीटर का दे रखा था, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल लेंथ के लिए निकाल लिया। बताइए 10% को आप 0.1 कह सकते हो और 5 मेगावाट को 5 इंटू 10⁻⁶ कह सकते हो। सामने आ जाइए, 3 इंटू 109.34 का स्क्वायर, और ये आप लोगों के पास मल्टीप्लाई बाई 0.5 इंटू लेंथ है। तो आप लोगों को यहां से लेंथ निकालना है। बताइए कितना आंसर आ रहा है फाइनली, गिव मी द आंसर। रेजिस्टेंस नहीं राहुल, रेजिस्टेंस नहीं, लेंथ निकालना है बेटा, लेंथ निकालना है। लेंथ बताइए, 1 किलोमीटर का रेजिस्टेंस 0.5 था तो मैंने एल लेंथ के लिए 0.5 इंटू एल निकाल दिया। एल निकालने के लिए इस पूरे को सॉल्व करो और इससे डिवाइड कर दो। आंसर बताइए राहुल। 29.7 आ रहा है, लिटिल 27.88 आ रहा है। भैया अलग अलग क्यों आ रहे हैं? अलग अलग मत निकालो, दो फॉर्मूला लगाने, पावर दे रखी है, पावर लॉस दे रखे हैं, दोनों का फॉर्मूला लगा लिया। तो 27.9 आ रहा है मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट्स का, 27.9 किलोमीटर। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट। क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन क्लियर है क्या आप लोगों को? दो चीजें दी थी, पावर एंड पावर लॉस, पावर एंड पावर लॉस। बिल्कुल सबका आंसर सही आ रहा है, 27.9। बताइए क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट। दो चीजें दी थी, पावर और पावर लॉस दिए थे। पावर 5 मेगावाट और पावर लॉस कितना, 10%। परसेंटेज हमेशा रेटेड पावर का लिया जाता है तो 5 मेगावाट का लिया। आई थिंक सबका क्लियर है, ठीक। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो 27.9 के हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, बी इज द करेक्ट आंसर, 27.9 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। गिव मी द आंसर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आने दीजिए। वोल्टेज रेगुलर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन, वही कैलसी चलाना पड़ेगा पिछले क्वेश्चन की तरह। अच्छा क्वेश्चन है, वोल्टेज रेगुलेशन पूछा है। क्या पूछा है बच्चों, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन 3 या √3 का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन किसका है, सिंगल फेज का, ठीक है। देखो क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस। कैपेसिटेंस नहीं दिया हुआ, इसका मतलब आप लोगों का ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला बच्चा बच्चा जानता है। क्या फॉर्मूला होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, इट इज IR अपॉन VR। दिस इज R cos phi प्लस X sin phi। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। लैगिंग पावर फैक्टर पर, लीडिंग पर होता तो बीच में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। लैगिंग पर फॉर्मूला ये वाला, लीडिंग वाला पावर फैक्टर आ जाए तो प्लस की जगह क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। पहले ही नहीं पढ़ रखा, कोई बात नहीं राजेंद्र, मैं फॉर्मूला इसीलिए बताता जा रहा हूं।
बनाओ 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 बनाओ, इतने बड़े क्वेश्चन आते हैं क्या सर? आया हुआ क्वेश्चन ही है भाई, ये देखो। अच्छा मैं इसको हटा दूंगा, अभी ये चला जाए, बताऊंगा। किसी यही या जेई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अमन, थ्री फेज में बाय डिफॉल्ट स्टार कनेक्शन लेते हैं, स्टार में लाइन करंट फेज करंट सेम होती है। हम्म। पता है ना अमन? बिल्कुल, लाइन करंट फेज करंट सेम होती है। बताएं भाई, इसका वोल्टेज रेगुलेशन निकालो। क्वेश्चन की लेंथ मत देखो, किसी न किसी जेई आई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है, वही उठाया गया है। पावर सिस्टम कब तक चलेगा? क्यों भाई, परेशान हो गए हो क्या इतनी जल्दी नमन? हैं? परेशान हो गए हो क्या? बनाओ बनाओ बनाओ, वोल्टेज रेगुलेशन बनाओ। आप लोगों को यही फॉर्मूला यूज करना है इसमें। बताइए, लैगिंग के लिए पॉजिटिव एंड लीडिंग के लिए नेगेटिव, बिल्कुल विशाल, वही मैंने बताया आप लोगों को। तो 16.34% आ रहा है, बी आ रहा है भाई, राजेंद्र का। और स्टूडेंट्स फाइंड आउट कीजिए। आई आर एंड वी आर, अच्छा वी आर यानी रिसीविंग एंड का वोल्टेज भी दे रखा है, देखो रिसीविंग एंड का वोल्टेज कितना है, 10.2। तो ये 10.2, ये तो आ गया। आर कॉस फाइव प्लस एक्स साइन फाइव लिखना है। यहाँ आ जाओ। बताओ आप लोगों को 1 किलोमीटर का रेजिस्टेंस ये दे रखा है, तो बताओ 20 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, इसको 20 से मल्टीप्लाई करो। रेजिस्टेंस को 20 से मल्टीप्लाई करो, मुझे रेजिस्टेंस बताओ कितना लिखूं, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस लिखना है। टोटल रेजिस्टेंस लिखना है, गिव मी द आंसर। टोटल रेजिस्टेंस निकालो। 1 किलोमीटर का 0.0195 है, तो 20 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? मैक्सिमम का आंसर बी आ रहा है, बिल्कुल। बात कर लेते हैं, मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ। रेजिस्टेंस का वैल्यू बताओ, 20 किलोमीटर को इससे मल्टीप्लाई कीजिए। गणेश, पावर सिस्टम हाईएस्ट मार्क्स का, नेटवर्क एंड पावर सिस्टम, कौन से एग्जाम के लिए पूछ रहे हो? इट डिपेंड्स। 0.39 आ रहा है, इसको मैंने 20 किलोमीटर से मल्टीप्लाई किया, 0.39 आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए पावर फैक्टर कितना है? 0.8। चलिए आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, एक्स निकालना है। बताओ एक्स क्या होता है? 2 पाई एफ एल। देखो इंडक्टेंस दे रखा है, तो पूरा लगाओ, कितना? 2, मैं नीचे लिख देता हूं, मैं नीचे लिख देता हूं, कितना? इट इज 2 पाई, एफ का वैल्यू 50, और एल कितना हो जाएगा मुझे बताओ? 0.60 मिली हेनरी को 20 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये भी पर किलोमीटर में दिया हुआ है। तो 0.6 को 20 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा ये? तो आपका 2 से, तो ये हो जाएगा 6 2, तो ये आप लोगों का हो जाएगा कितना? 2 0 यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है ना? ये 2 0 हट जाएगा, 6 दूनी 12, कितना हो गया? 1.2 हो गया। अच्छा ये मिली हेनरी है, तो आप लोगों का वैसे भी 10 की पावर -3 आएगा, तो ये आप लोगों के पास 0.02, कितना हो गया ये? 0.012 आ रहा होगा शायद से, देखो 2 पाई एक्सएल, और साइन फाई कितना हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा, 0.6। पावर फैक्टर 0.8 है, तो साइन फाई कितना हो जाएगा? साइन फाई हो जाएगा आप लोगों का 0.6। 60 है सर, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, अच्छा 60 हर्ट्ज है, यस यस यस। फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है भाई, 60 हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज। तो 2 पाई एफ ले लेंगे, 60 हो जाएगा, ठीक है? तो बनाइए इसको, कितना हो रहा है? अच्छा ये तो अभी अंदर का हुआ है, एक काम करो, आई आर का वैल्यू लिखना है, रिसीविंग एंड की पावर का। तो देखो पावर का फॉर्मूला दे रखा होगा, बिल्कुल लोड दे रखा है। एक काम करो, P बराबर वी आई कॉस फाई वो लगा लीजिए, P बराबर वी आई कॉस फाई लगा लीजिए, यहाँ से आपके पास आई आ जाएगा। तो बताइए पावर कितनी है आप लोगों के पास? पावर है 4500 किलोवाट। तो एक काम करें, 4.5 इंटू 10⁻⁶ लिख लें। वोल्टेज 10.2 है, और किलो वोल्ट है, इसलिए 10 की पावर 3 लगा लें। आई को एज इट इज रखें, और cos फाइव 0.8 है। बताओ यहाँ से आई कितना आ रहा है? गिव मी द फॉर्मूला ऑफ आई, गिव मी द फॉर्मूला ऑफ आई, गिव मी द फॉर्मूला ऑफ आई। अरे रिएक्टेंस से कर लो, ओवरऑल कर लो, बात एक ही है। इसको भी लेंथ से करना है, इसको भी लेंथ से करना है, आर को भी लेंथ से और एक्स को भी लेंथ से। अलग अलग कर लो या ओवरऑल कर लो, दैट इज चलेगा। यहाँ से आई का वैल्यू बताइए, पी बराबर वी आई कॉस फाइव से। सिंगल फेज का फॉर्मूला है, कोई 3 या √3 नहीं आएगा। आई बताओ कितना आ रहा है? आई कितना आ रहा है? आई जो आएगा उस हिसाब से यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। बताइए कितना आ रहा है आई का वैल्यू?
किलो एम्पियर में आ रहा हो तो किलो एम्पियर में बताइए। 551.04, एक काम करो किलो एम्पियर में लिख लो, 0.55 आ जाएगा, 0.55 किलो एम्पियर। देखो यही आ रहा है क्या भाई सबका? बिल्कुल यही आ रहा है। 0.55 किलो एम्पियर इसलिए लिखा है क्योंकि नीचे यहाँ वोल्टेज भी किलो वोल्ट में है, तो 0.55 और कितना आ रहा है आपका 1, 0.551 आ रहा है सर। ठीक है, इसका आंसर दो। देखो यहाँ से कितना आ रहा है ओवरऑल। दो फॉर्मूला लगाए हैं, वोल्टेज रेगुलेशन का और पावर का। पावर का फॉर्मूला करंट निकालने के लिए, लोड हमेशा करंट निकालने के लिए, क्लियर है? करंट हमेशा लोड निकालने के लिए, सॉरी लोड हमेशा करंट निकालने के लिए, और वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। गिव मी द आंसर फ्रॉम हियर। बताइए यहाँ से आंसर कितना आ रहा है ओवरऑल। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। हाउ मच विल बी द आंसर? 16.34 आ रहा है आयुष, बी आ रहा है भाई आयुष का। ये बी वाला करेक्ट करेंगे भाई, यहाँ से 16.34। देखो कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए, देखो कोई दिक्कत हो तो बताइए। सब ब्लैक या रेड इंक यूज कीजिए। ठीक है भाई, रेड से कर देंगे अभी। ठीक है ना, नेक्स्ट वाला रेड से बना देंगे। अभी ये हो जाएगा क्लियर, या इसको पूरा बनाऊं वापस से रेड से? क्यों मीनू, क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। नहीं है तो बताइए, रेड कलर से लिखे हैं। ठीक है भाई, ध्यान से समझ लेना। अगर ये लैगिंग नहीं लीडिंग पर होता क्वेश्चन, लीडिंग पर, लैगिंग की जगह लीडिंग पर, तो बताइए यहाँ प्लस की जगह क्या लिख देते? माइनस लिख देते। प्लस की जगह क्या लिख देते? माइनस लिख देते। बिल्कुल विकास सिंह, सिंपल है बट कैलकुलेशन था, बस दो ही तो फॉर्मूला लगाना है। देखो ज्यादातर थोड़े लेंथी फॉर्मूला होंगे, दो फॉर्मूला जनरली हमारे पास आ जाता है। ठीक है, चलें? ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्लियर है, क्लियर। लीडिंग हो तो बीच में माइनस। चलिए इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए। फॉर अ फिक्स्ड पावर, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर, आप लोगों का रियल पावर लॉस क्या हो जाएंगे? ध्यान रखना, फिक्स्ड वैल्यू किसका है? कॉम्प्लेक्स पावर का। रियल पावर लॉस किसके प्रोपोर्शनल होंगे? किसके प्रोपोर्शनल होंगे? गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। इसका आंसर दीजिए भैया। सी भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। बताइए कॉम्प्लेक्स पावर का फॉर्मूला क्या होता है? बच्चा बच्चा जानता है, एस को कॉम्प्लेक्स पावर कहते हैं, V इंटू आई। बताओ इसे क्या करने को कहा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब इसे फिक्स रखने को कहा गया है। ठीक है, बताइए अगर S इज इक्वल टू वी इंटू आई फिक्स हो गया, तो बताइए यहाँ से I प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया हमारे पास? 1/V। दिस इज द फॉर्मूला। कांस्टेंट होने का मतलब है अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा। क्यों? क्योंकि एस को क्या बना के रखना है? कांस्टेंट, यानी वोल्टेज और करंट एक दूसरे के क्या हो गए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आप लोगों से रियल पावर लॉस पूछे हैं, रियल पावर लॉस बताओ, पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बच्चा बच्चा जानता है, इट इज आई स्क्वायर आर। बताओ आई किसके प्रोपोर्शनल है? 1/V के। तो यहां पर बताइए, कह सकते हैं कि लॉसेस, लॉसेस आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हैं, या फिर वोल्टेज की फॉर्म में कहें तो किसके प्रोपोर्शनल है? करंट 1/V के, तो ये 1/V स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक मैक्सिमम लोगों का आंसर सही आ रहा है। क्लियर है? सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक फॉर्मूला क्लियर होगा। कॉम्प्लेक्स पावर को फिक्स किया, रियल पावर लॉस निकाल लिए। आई थिंक क्लियर होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मैक्सिमम लोगों का आंसर सही है। टू लिमिट द शॉर्ट सर्किट करंट क्या यूज करते हैं? थोड़ी देर पहले ही बताया भाई। बताओ शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करने के लिए क्या करते हैं? आंसर एक ही सीक्वेंस में आना चाहिए, बिल्कुल एक ही सीक्वेंस में एग्जैक्ट आप लोगों का आंसर आना चाहिए। आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। क्या यूज करते हैं शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करने के लिए? सर ये बुक कब तक अवेलेबल हो पाएगी? अरे लॉकडाउन, 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 लॉकडाउन हट जाएगा, सब आ जाएगा। लिमिट शॉर्ट सर्किट करंट, बिल्कुल यहाँ आ जाए। सीरीज रिएक्टर, क्या आ जाएगा आप लोगों के पास? सीरीज रिएक्टर। सीरीज रिएक्टर का काम है फॉल्ट करंट को लिमिट करना। आई थिंक सभी का आंसर सही है, कोई गलती का चांस ही नहीं बनता है। ठीक है ना, यहाँ आ जाए, यहाँ ये क्वेश्चन बताया, ये क्वेश्चन बताया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, FCI में आया हुआ क्वेश्चन है।
गिव मी द आंसर फॉर दिस। शंट कंपनसेशन क्या काम आता है? शंट कंपनसेशन, शंट कंपनसेशन, शंट कंपनसेशन। तो शंट में कौन कौन आ गया भाई? शंट कैपेसिटर भी आ गया और शंट इंडक्टर भी। दोनों का एक ही काम है क्या? दोनों का एक ही काम है। यहां आ जाइए, इंप्रूव द वोल्टेज प्रोफाइल, इंप्रूव द वोल्टेज प्रोफाइल, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। क्या? वोल्टेज प्रोफाइल को इंप्रूव करने के काम आता है। अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ध्यान रखना, शंट कंपनसेशन में दो हमारे पास आते हैं, एक शंट कैपेसिटर, अब आप मुझे नंबर वाइज से बताओगे, और दूसरा है शंट इंडक्टर। बताओ, शंट कैपेसिटर तो, शंट कैपेसिटर तो कब काम आता है? लोडेड या नो लोड की कंडीशन में। आई थिंक आप लोगों को पता है, ये लोडेड कंडीशन में काम आता है। लोडेड, जब आप लोगों के पास लोड अवेलेबल हो, इंडक्टिव लोड, तब कैप बचाने कौन आएगा? कैपेसिटर। और शंट इंडक्टर का कब काम आता है? नो लोड पर। ध्यान रखना, लोडेड कंडीशन में तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होता है, उसे बचाने के लिए कैपेसिटर आता है। और नो लोड की कंडीशन में फेरांटी इफेक्ट हो रहा होता है, यानी वोल्टेज राइज। वोल्टेज राइज को कौन रोकेगा? इंडक्टर रोकेगा। क्लियर है? तो एक तो है लोडेड और एक है नो लोड कंडीशन को। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा, क्लियर होगा, क्लियर होगा। लिटिल ओनली फेरांटी इफेक्ट को नहीं, दोनों दोनों बातें बोलनी है, ठीक है ना? शंट कैपेसिटर तो लोडेड कंडीशन में वोल्टेज ड्रॉप को रोकेगा, और शंट इंडक्टर नो लोड की कंडीशन में वोल्टेज राइज को रोकेगा। आई थिंक क्लियर होगा, क्लियर होगा। दोनों ही कुल मिला के वोल्टेज प्रोफाइल को इंप्रूव करते हैं। ये आ जाइए, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन है, उत्तराखंड एई में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना? रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर फाउंड टू बी इक्वल। रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस इक्वल है। वोल्टेज रेगुलेशन आप लोगों का 0 मिल रहा है। बताइए उस केस में लोड के क्या हालात है? लोड का पावर फैक्टर बताइए क्या होगा? गिव मी द आंसर। देखना, इस क्वेश्चन में जरूर आंसर वेरी करेंगे, और मैं चाहूंगा कि वेरी नहीं करने चाहिए। आराम से देना आंसर, सोच समझ के, आराम से सोच समझ के आंसर दें। आराम से आंसर दें, सोच समझ के। शुभम का आंसर, लिटिल का आंसर थोड़ा अलग आ रहा है। अर्शद, गड़बड़ कर रहे हो? पढ़ाया हुआ है अच्छे से। लिटिल, 3 बार आंसर देने से सही नहीं हो जाएगा सी। नमन, राजेंद्र, सी। यहाँ जाइए, बताओ, शॉर्ट लाइन में, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन 0 कब होता है? वोल्टेज रेगुलेशन 0 कब होता है? 0 कब होता है? तो वोल्टेज रेगुलेशन 0 कौन से पावर फैक्टर पर होता है? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। ध्यान रखना, लीडिंग पावर फैक्टर पर, लीडिंग पावर फैक्टर पर, लीडिंग पावर फैक्टर पर। ये तो पता होना चाहिए यार, हैं? कुछ लोग गलती कैसे कर रहे हैं? वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम कौन से पावर फैक्टर पर होता है? लैगिंग पर। 0 कौन से पर? लीडिंग पर। वोल्टेज रेगुलेशन 0 कौन से पावर फैक्टर पर? लीडिंग पर। और मैक्सिमम किस पर? लैगिंग पर। बताओ, 0 वोल्टेज रेगुलेशन का क्या कंडीशन है? तो बच्चा बच्चा जानता है यार इस बात को तो। बताओ, वोल्टेज रेगुलेशन 0 होने के केस में पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? x/z। बच्चा बच्चा जानता है फॉर्मूला। बताइए, x तो अपनी जगह पे ठीक है, z को क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप लोगों से रेजिस्टेंस रिएक्टेंस बराबर करने को कहा है। बताओ, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस बराबर हो गए तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एक काम करें, रिएक्टेंस की जगह भी आर ही लिख दें, तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस इक्वल हो गया, तो एक्स की जगह भी आर ही पुट कर दो, आर स्क्वायर। बताइए, आर अपॉन कितना हो गया? ये √2r, आर से आर कट गया, 1/√2 को क्या कहते हैं? 0.707। और पावर फैक्टर कौन सा है? लीडिंग वाला, लीडिंग वाला, लीडिंग वाला, लीडिंग वाला। डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब से डी है सर। शुभम, क्या हो गया भाई? अब से डी है हैं? तो ध्यान रखना, मैक्सिमम पावर फैक्टर तो लैगिंग पर होता है, और जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, सॉरी, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन तो लैगिंग पर, और जीरो वोल्टेज रेगुलेशन लीडिंग पर।
ध्यान रखना लीडिंग के लिए ये, तो लैगिंग के लिए भी लिखवा दें, लैगिंग के लिए भी लिखवा दें। बताओ अगर ये क्वेश्चन मैक्सिमम वाला होता तब क्या होता, पहले तो बताओ ये क्वेश्चन सही है क्या, ठीक है, क्लियर है? अगर क्लियर हो तो यहाँ जीरो की जगह मैक्सिमम लिखकर आंसर बताओ। अगर वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम के लिए लोड पूछता तो क्या होता? पूरा क्वेश्चन सेम, पूरे ऑप्शन सेम, जीरो की जगह मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए क्या होता? बताओ बताओ बताओ, आप लोग बताओ, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए क्या होगा? इन चारों ऑप्शन में से ही यहाँ अगर जीरो की जगह मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन होता तो क्या आंसर होता? बताइए। गिव मी द आंसर, आंसर आ रहे हैं। ध्यान रखना, अगर वोल्टेज रेगुलेशन जीरो की जगह क्या लिखा होता? मैक्स लिखा होता, मैक्स। तो ध्यान रखना यहाँ लीडिंग नहीं, कौन सा पावर फैक्टर पर काम होता है? ये लैगिंग पावर फैक्टर पर होता। ध्यान, अगर यहाँ जीरो नहीं, जीरो नहीं, जीरो नहीं, मैक्स लिखा होता, अगर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, तो और उस केस में ध्यान रखना पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? आर बाई जेड। लिख लेना जिसको नहीं पता है, क्या ऊपर आर बाई, अच्छा पहले भी मैंने आर ही कर दिया था एक्स की जगह, कोई बात नहीं, दैट इज ओके, वो तो कट ही जाएगा, दैट इज ओके। तो ये आप लोगों के पास आर बाई जेड, अच्छा वो मैंने आर को इसके बराबर कर दिया था, तो यहाँ लीडिंग की जगह क्या हो जाएगा? लैगिंग, 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 लैगिंग। उस केस में आपका सी आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना अगर क्वेश्चन जीरो वोल्टेज रेगुलेशन नहीं मिनिमम का हो तो दिस इज द कंडीशन, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन लैगिंग पर मिलता है, और इस केस में पावर फैक्टर का फॉर्मूला लैगिंग पर क्या होता है? आर बाई जेड। लीडिंग पर तो क्या होता था? वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होने पर, तो वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होने पर एक्स बाई जेड, और मैक्सिमम होने पर पावर फैक्टर का फॉर्मूला आर बाई जेड। कितना? आर बाई जेड। तो उस केस में ध्यान रखना डी वाला नहीं, फिर कौन सा वाला आंसर हो जाएगा? सी वाला। किस केस में सी वाला? जब मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। कौन सा? मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? चलिए चलिए, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। तो लैगिंग और लीडिंग सब क्लियर होगा। यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। गिव मी द आंसर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों से पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस, ये लो, एक छोटा सा फोल्ड का क्वेश्चन बीच में आ गया है, ठीक है ना? फोल्ड का क्वेश्चन यहाँ डालने का मेन रीजन क्या है वो हम लोग बात करेंगे। सपोज आप लोगों को पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस दे रखे हैं, बताओ इनमें से कौन सा कंपोनेंट हो सकता है? ये कौन सा कंपोनेंट हो सकता है? गिव मी द आंसर। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस दे रखा है आप लोगों को, ठीक है ना? रिएक्टेंसेस दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा एलिमेंट हो सकता है? गिव मी द आंसर। बिल्कुल आंसर आते जा रहे हैं, डी आंसर आया है अभी तक। तो ध्यान रखना यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव तो इक्वल है, जब Z1 बराबर Z2 हो और Z0 इनसे बहुत बहुत ज्यादा हो, तो ध्यान रखना ये किसके लिए होता है? तो ध्यान रखना ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन के लिए ही हो सकता है। और आप लोगों को मैं बता दूं, हम चैप्टर ट्रांसमिशन लाइन ही पढ़ रहे हैं, इसलिए ट्रांसमिशन लाइन में डाला हुआ क्वेश्चन है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी, एवरीवन नोस। क्या फॉर्मूला होता है Z1 Z2 का? कमेंट बॉक्स में लिखो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Z1 एंड Z2, ट्रांसमिशन लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? देन हम Z0 का फॉर्मूला बात करेंगे। दोनों का फॉर्मूलाज बताइए, सबसे पहले ऊपर वाले का फॉर्मूला बताओ। Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू कितना फॉर्मूला होता है? गिव मी द फॉर्मूला ऑफ Z1 एंड Z2, ट्रांसमिशन लाइन के पॉजिटिव नेगेटिव के इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है? गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर। Z1 Z2 का फॉर्मूला, बिल्कुल 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 आ रहे हैं फॉर्मूला, आ रहे हैं फॉर्मूला, आ रहा है। ध्यान रखना इसका फॉर्मूला होता है सेल्फ इम्पीडेंस माइनस म्यूचुअल इम्पीडेंस। Z0 का फॉर्मूला दीजिए, Z0 का फॉर्मूला। Z1 Z2 हो जाए तो Z0 का फॉर्मूला दीजिए, Z0 का फॉर्मूला, Z0 का फॉर्मूला, बिल्कुल Z0 का फॉर्मूला पंकज ने दिया है, इट इज ZS प्लस ट्वाइस ऑफ ZM, ये फॉर्मूला है। ZS क्या है? सेल्फ इम्पीडेंस, और ZM क्या है? म्यूचुअल इम्पीडेंस। बिल्कुल, आई थिंक मैक्सिमम लोगों को पता है। ध्यान रखना हमारे पास जनरली, हमारे पास जनरली इससे बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है फॉल्ट में, ठीक है ना?
आप लोगों को या तो ZS ZM देकर Z1 Z2 पूछ लेता है, Z1 Z2 Z0, या Z1 Z0 देखकर ZS ZM पूछ लेता है ट्रांसमिशन लाइन में। तो दो इक्वेशन, दो अननोन है, आप आई थिंक आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको इन दोनों के फॉर्मूलाज पता होंगे, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल होते हैं और Z0 क्या होता है हमारे पास, काफी ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि इसमें बीच में माइनस नहीं, क्या है, प्लस। तो Z0 के फॉर्मूला में बीच में प्लस होने की वजह से Z0 का वैल्यू ज्यादा होता है किससे, Z1 एंड Z2 से। आई थिंक क्लियर होगा। क्लियर है? चले नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। मैक्सिमम लोगों को फॉर्मूला याद है, उत्तराखंड एई में आया हुआ क्वेश्चन है, बीएसएनएल टीटीए का क्वेश्चन है। आंसर बताइएगा। आई थिंक गलती के चांस नहीं होने चाहिए। रिफ्लेक्टेड वोल्टेज का परसेंटेज पूछा है। गिव मी द आंसर। 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 रिफ्लेक्टेड वोल्टेज का परसेंटेज पूछा है। परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टेड वोल्टेज। क्वेश्चन। गिव मी द आंसर। सर जी म्यूचुअल इंपीडेंस क्या है बताएं, कैसे कैलकुलेशन होगा? रवि फॉल्ट में बताएंगे ना, जब ट्रांसमिशन लाइन के पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ठीक है रवि, फॉल्ट के टाइम पर डेरिवेशन आएंगे तब बताएंगे। फॉल्ट का पार्टीशन है वो, तो ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर थे इसलिए फॉर्मूला सही तभी बता दिए। हाँ भाई, बी आंसर आ रहा है। तो रिफ्लेक्टेड वोल्टेज के बारे में पूछा है तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो फॉर्मूला वही लगाना है क्या, ZL माइनस Z0 अपॉन ZL प्लस Z0। हाँ भाई, यहाँ पर आ जाइए। तो आप लोगों को लोड इंपीडेंस 300 दे रखा है और सर्ज इंपीडेंस 100 दे रखा है। सो इट विल बी 100 एंड इट विल बी 300 प्लस 100। कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। परसेंटेज में पूछा है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देना 50%। आई थिंक सभी का आंसर सही आया है, ठीक है। सभी का आंसर बी आ रहा है, जो कि सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। बीएसएनएल टीटीए का क्वेश्चन है, सर्ज वोल्टेज ओरिजिनेट्स पावर सिस्टम इन पावर सिस्टम ड्यू टू व्हाट। बताओ सर्ज वोल्टेज किस केस में हमारे पास अकर होता है? सर्ज वोल्टेज का मतलब समझते होंगे, इट इज टॉकिंग अबाउट द हाई वोल्टेज। बताइए बताइए बताइए। क्या हुआ रवि, ए क्या पॉसिबल होगा? क्या था ए? मैंने तो ए को देखा भी नहीं है। बताओ इसका आंसर बताइए। सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। सारे आंसर आ गए इसमें, चारों ऑप्शन ए बी सी डी। अरे सर्ज वोल्टेज का मतलब हाई वोल्टेज कब आ सकता है? लाइटनिंग डिस्चार्ज के टाइम पर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। लाइटनिंग डिस्चार्ज के बाद हाई वोल्टेज होता है 2800 किलो वोल्ट। बताया जब अर्थ वायर पढ़ाया था, 2800 किलो वोल्ट। दूसरा स्विचिंग ऑपरेशन के टाइम पर बताया हुआ है। आप लोगों को बताया था जब भी स्विच को ऑन या ऑफ करते हो, यानी करंट का सडन चेंज करवाते हो, तो इंडक्टर के अक्रॉस क्या आता है? हाई वोल्टेज स्ट्रेस आता है। आप लोगों को बताया हुआ है ना स्विचिंग ऑपरेशन। जब भी कभी आप स्विचिंग ऑपरेशन करते हो, यानी स्विच को ऑन या ऑफ करते हो, तो आप करंट का सडन चेंज करते हो। मान लो ये स्विच है, आप लोग स्विच में, किसी भी स्विच में यानी किसी वायर में करंट को अचानक से ऑन या ऑफ करोगे, तो बताओ हर वायर में जब भी कभी करंट फ्लो करवाओगे तो उसमें इंडक्टेंस तो होगा ही। बताओ इंडक्टर के अक्रॉस VL बराबर क्या होता है? LdI/dt, चेंज इन करंट। बताओ आप करंट में सडन चेंज कर रहे हो। मान लो इस स्विच में पहले आई करंट फ्लो हो रहा था, अचानक से आप लोगों ने मान लो स्विच को ऑफ कर दिया, यानी आप लोगों ने करंट में क्या चेंज किया? आई करंट को अचानक से क्या बना दिया स्विच को ऑफ करके? जीरो। बताओ कितने टाइम में? तो ये आप लोगों ने बहुत ही कम टाइम में, लगभग जीरो टाइम में ये परफॉर्म किया। स्विच को जैसे ही स्विच ऑन या ऑफ करोगे, अचानक से करंट या तो जीरो से आई हो जाएगी या आई से जीरो हो जाएगी। यानी स्विच या तो ऑन हो जाएगा या अचानक से ऑफ हो जाएगा। बताओ किसी को भी जीरो से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट। तो ध्यान रखना वोल्टेज बहुत हाई होता है किसके टाइम पर? स्विचिंग ऑपरेशन के टाइम पर बताया हुआ है चीज ये। स्विच को ऑन या ऑफ करते समय इंडक्टर के अक्रॉस हाई वोल्टेज स्ट्रेस, लाइटिंग में भी हाई वोल्टेज स्ट्रेस। अब बात आती है फोल्ट में, ध्यान रखना। फोल्ट आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सीरीज फोल्ट और एक होते हैं शंट फोल्ट।
ध्यान रखना, आप जितने भी फोल्ट पढ़ते हो, LG, डबल एल, डबल LG, बताओ ग्राउंड के साथ जितने भी फोल्ट आते हैं वो सारे शंट फोल्ट कहलाते हैं। तो हम जो फोल्ट पढ़ते हैं बाय डिफॉल्ट वो सारे शंट फोल्ट पढ़ते हैं। और आपको पता होना चाहिए फोल्ट के टाइम पर ध्यान रखना, जो हम लोग जनरली फोल्ट पढ़ते हैं करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों बहुत रिड्यूस हो जाते हैं, दोनों बहुत ही रिड्यूस हो जाते हैं। बट अगर कोई सीरीज फोल्ट आया तो जस्ट उल्टा केस हो जाता है, करंट तो बहुत कम हो जाता है और वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना सीरीज फोल्ट के केस में वोल्टेज राइज भी हो जाता है। तो ध्यान रखना तीनों ही केस में सर्ज वोल्टेज यानी हाई वोल्टेज मिल सकता है। सो एनी ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। सीरीज फोल्ट में होगा हाई वोल्टेज, बिल्कुल पंकज। तो शंट और सीरीज दो टाइप के फोल्ट हैं। ध्यान रखना जो हम जनरली पढ़ते हैं वो शंट वाला जिसमें करंट बढ़ता है। अगर कोई सीरीज फोल्ट हो तो उस टाइम पर ध्यान रखना करंट रिड्यूस होता है या वोल्टेज इंक्रीज होता है। और स्विचिंग के टाइम पर ओवर वोल्टेज का प्रॉब्लम आता है और लाइटनिंग डिस्चार्ज के टाइम पर हमारे पास आता है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर होना चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। चलें आगे, तीनों ऑप्शन सही हैं यानी कि आप लोगों का डी आंसर आ जाएगा। आई थिंक एवरीवन इज क्लियर। क्लियर? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलेंगे। यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। हाँ भाई, 30 किलोमीटर तक की लाइन को क्या कहेंगे? बताइए बताइए। 30 किलोमीटर की, 30 किलोमीटर की लाइन को, 30 किलोमीटर की लाइन को क्या कहेंगे? शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग या अल्ट्रा हाई वोल्टेज? अच्छा, हाई पावर लाइन भी है जब ये 33 किलोवोल्ट पर काम कर रही है। 30 किलोमीटर वाली लाइन, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। बताइए। शॉर्ट लाइन है, बिल्कुल शॉर्ट लाइन। सिंपल सा क्वेश्चन है, गलती के तो चांस ही नहीं बनते हैं। 30 किलोमीटर की लाइन है, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए यूपी आरवीएनएल में आया हुआ क्वेश्चन है। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। बताओ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम किसे जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं? बताइए, शॉर्ट लाइन में किसे नेग्लेक्ट कर देते हैं? शॉर्ट लाइन में विच एलिमेंट इज नेग्लेक्टेड? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में किसे नेग्लेक्ट कर दिया जाता है? हाँ भाई, बी आंसर आ रहा है, एवरीवन नो। शक्ल गलत आंसर दे रहे हो, सीरीज कब से नेग्लेक्ट होने लग गया? तो नेग्लेक्ट क्या हो जाता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में? शंट एडमिटेंस। आपको पता होना चाहिए हमारे पास सीरीज में तो हमेशा इम्पीडेंस मेजर करते हैं। बताइए सीरीज इम्पीडेंस में कौन कौन आ जाएगा? आर प्लस जे ओमेगा एल। और ओवरऑल पूरे को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल निकाल रहे हो तो। और बताओ शंट में जनरली क्या कैलकुलेट किया जाता है? एडमिटेंस। शंट में क्या होता है हमारे पास? कैपेसिटर। कैपेसिटर का एडमिटेंस बच्चा बच्चा जानता है, जे ओमेगा सी इंटू एल। बताओ शॉर्ट लाइन की लेंथ बहुत ही क्या होती है? गया, दोबारा से यहाँ आ जाओ। तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या? शंट एडमिटेंस के बारे में बात कर रहा था मैं। बताओ शंट एडमिटेंस को हम लोग Y से डिनोट करते हैं, इट इज जे ओमेगा सी। और ये आप लोगों के पास लेंथ हो जाएगा। ठीक है, बताओ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ बहुत ही छोटी होती है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की, तो एडमिटेंस बहुत ही छोटा होगा। तो आप लोगों का एडमिटेंस क्या कर दिया जाएगा? नेग्लेक्ट। शंट एडमिटेंस जनरली नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। सबका आंसर सही है। ठीक है, शुभम, सीरीज फॉल्ट जनरली अकर नहीं होते। देयर इज नो एग्जांपल ऑफ द सीरीज फॉल्ट। सीरीज फॉल्ट का कोई एग्जांपल नहीं है। सीरीज फॉल्ट प्रैक्टिकली अकर होते ही नहीं है, सिर्फ थ्योरी है कि जैसे शंट फॉल्ट होते हैं वैसे सीरीज फॉल्ट भी हो सकते हैं। ठीक है ना? तो आई थिंक ये क्लियर होगा। शंट एडमिटेंस, सबका आंसर सही आ रहा है। यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हैज लेंथ अप टू द 80 किलोमीटर? बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। 80 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर तक की लाइन कौन सी? 228 का आंसर बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आंसर 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 आंसर। ए आंसर आ रहा है। 80 किलोमीटर तक की शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, आई थिंक सब जानते हैं। एमपी, मध्य प्रदेश जेई में आया हुआ क्वेश्चन है।
80 किलोमीटर तक की लाइन कौन सी? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए फटाफट। By which of the following changes the synchronous motor work from lagging to leading power factor? बताइए किसको वेरी करवाएं कि सिंक्रोनस मोटर लैगिंग से लीडिंग पावर फैक्टर की तरफ चली जाए? बताइए किसे वेरी करवाया जाए सिंक्रोनस मोटर में कि पावर फैक्टर लैगिंग से लीडिंग हो जाए? लैगिंग से लीडिंग हो जाए, बताओ किसे चेंज करवाया जाए? ये जो एक सीक्वेंस में आते हैं ना, बस यही तो है। विकास देखो स्पीड चेंज करा रहे हैं। अरे विकास स्पीड का क्या हो गया यार, कहाँ से आ रहे हैं आपके आंसर? ये विकास, ऋषभ का आंसर लोड आ रहा है। कुछ भी मतलब है कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, दे दो कुछ भी। क्लास में पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। जब आप वी कर्व या इन्वर्टेड वी कर्व बनाते हो, वी कर्व बना लेता हूं, फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच में आप लोगों का वी कर्व खींचा जाता है। फील्ड करंट को ही आप लोग फील्ड एक्साइटेशन कहते हैं। वी कर्व इस तरह से बनाते हैं आप लोग। आप लोगों को पता होगा यहाँ नॉमिनल एक्साइटेशन पे पावर फैक्टर तो यूनिटी होता है। बताओ इधर क्या होता है सिंक्रोनस मोटर के लिए? लैगिंग, अंडर एक्साइटेड में, और ओवर एक्साइटेड के लिए लीडिंग होता है। तो बताओ आप लैगिंग से लीडिंग की तरफ जा रहे हो, लैगिंग से लीडिंग, बताओ किसको वेरी करवा रहे हो? एक्साइटेशन को। ई को वेरी करवा रहे हो, फील्ड एक्साइटेशन। पढ़ाया हुआ है यार, मशीन का टॉपिक है, मैंने बताया हुआ है फिर भी। हाँ बताया हुआ है। ए इज द करेक्ट आंसर। फील्ड एक्साइटेशन वेरी कराओगे, अंडर एक्साइटेड ओवर एक्साइटेड बनाओगे मशीन को, तो आप लोगों का लैगिंग से कहाँ जाएगा? लीडिंग की तरफ। लैगिंग से कहाँ पर? लीडिंग की तरफ। लैगिंग से लीडिंग की तरफ। क्लियर होगा? आई थिंक क्लियर होगा, क्लियर होगा। ये लोड स्पीड इस तरह के आंसर मत दो कुछ भी उठा के ना, गलत है। इस तरह के आंसर नहीं देना है। बताइए इसका आंसर बताइए। 200 किलोमीटर तक की लाइन के लिए कौन सा ट्रांसमिशन वोल्टेज बेटर रहेगा? डायरेक्ट क्वेश्चन है, बताओ अगर याद है तो। 200 किलोमीटर काफी लंबी हो गई है, ठीक है ना? बताओ कौन सा वाला वोल्टेज जनरली प्रीफर करते हैं? बी आंसर आ रहा है अभी तक। सही आंसर है 132 केवी। 200 किलोमीटर के लिए जनरली कितना? हम लोग 132 केवी की लाइन यूज करते हैं, ठीक है ना? 132, 132, 132। क्या हुआ शुभम, मन नहीं लग रहा है घर पर? हाँ इधर आ जाओ। क्या करंट भी हो सकती है? रवि किस में लगा रहे हो करंट? हाँ इसमें तो करंट है ही नहीं, इस क्वेश्चन में भी करंट है ही नहीं। करंट फील्ड करंट हो सकती है, फील्ड एक्साइटेशन की जगह क्या हो सकती है रवि? फील्ड करंट हो सकती है, ठीक है ना? एक्साइटेशन को फील्ड करंट भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर सेंडिंग एंड का वोल्टेज ज्यादा आ रहा हो, when the sending end voltage is more, then power transmitted will be what? Give me the answer. Give me the answer. Answer, 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 answer. बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। डी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। अरे विद सी कैसे आ रहा है अभी? अनप्रिडिक्टेबल थोड़े ना, पावर ट्रांसमिटेड पूछा है ना। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वीएस वी आर अपॉन एक्स। सेंडिंग एंड का वोल्टेज ज्यादा है तो पावर भी ज्यादा होगी। सॉरी, विल बी मैक्सिमम। डी विल बी द करेक्ट आंसर। सोचना ही नहीं है। सी क्यों लिख रहे हो भाई? अपग्रेड, अब भी सी दे रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है। प्रिडिक्टेबल क्यों नहीं है? पावर सेंडिंग एंड के वोल्टेज रिसीविंग एंड के वोल्टेज भी डिपेंड कर। सेंडिंग एंड का वोल्टेज जितना ज्यादा होगा, पावर ट्रांसमिटेड उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। बिल्कुल, फेरांटी इफेक्ट आ जाएगा। अरे हिमांशु क्या हो गया भाई फेरांटी इफेक्ट? रिसीविंग एंड ज्यादा होता है तब होता है फेरांटी इफेक्ट। हिमांशु क्या कर रहे हो, मिक्स क्यों कर रहे हो चीजों को? हम्म, मिक्स मत करो हिमांशु। फेरांटी इफेक्ट का तो चांस ही नहीं बनता। सेंडिंग एंड का वोल्टेज ज्यादा, रिसीविंग एंड का थोड़े ना है। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर।
मैक्सिमम लोगों का सही था, एक दो का नहीं था, मैंने डांट दिया, मन हल्का हो गया है मेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, यहाँ आ जाइए। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग पूछी है, बताइए क्या फॉर्मूला है सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग का, और सॉल्व करो इसे। उत्तराखंड एई में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीपीसीएल जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग का फॉर्मूला बच्चा बच्चा जानता है भाई, वी स्क्वायर बाई जेड नॉट, लगाओ फटाफट से। कोई बात नहीं हिमांशु, ढंग से पढ़ो, दैट विल बी ओके। वोल्टेज दे रखा है 400 किलो वोल्ट, 400 किलो वोल्ट, 400 किलो वोल्ट। सर्ज इम्पीडेंस दे रखा है 400 ओम, तो ये आप लोगों का 400 किलो, किलो मेगा बन गया। सबका सीक्वेंस से सही आंसर आ रहा है, ठीक है ना, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, सोचने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बताओ भाई, अच्छा क्वेश्चन है, देखो आंसर बताओ मुझे, आंसर बताइए। सेल्फ जीएमडी निकालनी है, यानी जीएमआर निकालना है। सेल्फ जीएमडी किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना, सेल्फ जीएमडी कहते हैं जीएमआर को। बताइए भाई कितना आंसर आ रहा है। देखो कितने कंडक्टर हैं, 4 बंडल कंडक्टर्स हैं, 4, तो 4 क्वांटिटी मल्टीप्लाई होंगी और पावर भी 1/4 ही आएगी। बताइए आंसर क्या आ रहा है इसमें से, गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। अच्छा क्वेश्चन है, बनाओ। 4 बंडल कंडक्टर हैं, सबकी दूरी एक दूसरे से ए है, अपार्ट बाई अ डिस्टेंस, अपार्ट बाई डिस्टेंस लिख लेना, अ को छोड़ देना, डिस्टेंस ए फ्रॉम दियर सेंटर्स। आंसर बताइए भाई। पिंकी का आंसर आया है बी, दीपांकर ए, रंजीत ए, ठीक है। मेरे ख्याल से पावर 1/2 कैसे आएगी भाई, पावर तो 1/4 ही आएगी ना। ए क्यों दे रहे हो दीपांकर एंड रंजीत, ए का तो चांस ही नहीं बनता, पावर 1/4 वाला आंसर आएगा। इसमें पावर 1/4 नहीं है, गलत। इसमें पावर 1/4 ए में नहीं है, गलत। इसमें पावर 1/4 एक्स में नहीं है, गलत। बी वाला आंसर हो गया। अब ये पूरा आया कैसे वो हम लोग बात कर लेंगे, पहले तो कॉमन सेंस से आंसर दे दो यार। पावर 1/4 आएगी, पावर डिवाइड बाई 4 आएगी, क्योंकि 4 कंडक्टर हैं तो हर जगह 4 ही क्वांटिटी मल्टीप्लाई होंगी, पावर 1/4 ही आएगी। गलती का तो चांस ही नहीं बनता है। यहाँ देखो 4 कंडक्टर ये इस तरह से हैं। बताओ सबकी एक दूसरे से दूरी कितनी है, इसको तो हटाओ पहले तो, यहाँ आ जाओ। इसकी इससे दूरी ए, इसकी इससे दूरी ए, मान लो इसी के लिए निकालूंगा तो इसकी इससे दूरी, तो बताओ आप लोग, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करोगे तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा, यानी √2a आ जाएगा ये आप लोगों का। तो आप लोगों को यही निकालना है। सपोज दिस इज कंडक्टर नंबर 1 2 3 4, दिस इज, तो बताओ सबसे पहले एक काम करो, 1 वाले के लिए निकाल लो, वही सबके लिए हो जाएगी। क्यों, क्योंकि चारों सिमेट्रिकल है। 1 की 1 से, 1 की 2 से, 1 की 3 से, 1 की 4 से। 1 के लिए निकाल लो, सबका आंसर सेम होगा, पावर 1/4। चार दूरियां, चारों का ज्योमेट्रिकल मीन ले लो। 1 वाले के लिए निकाल लो तो पहले 1 वाला खुद के साथ, खुद का खुद के साथ डिस्टेंस, 1 की 1 से, 1 की 2 से, 1 की 3 से, 1 की 4 से, सबके साथ 1 हो लिया। आप चाहो तो उसी तरह से 2 की, 3 की और 4 की भी निकाल लो, चारों सिमेट्रिकल हैं तो सबका क्या आएगा, डीएस सेम आएगा। बताओ खुद की खुद से क्या होती है, आर डैश। आर डैश का मतलब होता है 0.7788 इंटू आर। अब आर की जगह आपको क्या लेने को कहा है, एक्स लेने को कहा है, एक्स। क्लियर, क्लियर। यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, थोड़ा सा आगे चलेंगे। 1 की 2 से दूरी, बताओ 1 की 2 से दूरी ए, फिर 1 की 3 से ए, फिर 1 की 4 से √2 है, बस यहाँ लिख दो 1 की 2 से ए, 1 की 3 से ए और 1 की 4 से √2 है, पावर 1/4, पावर 1/4। यहाँ आ जाइए, 0.7788 इंटू √2 करो, पावर 1/4 लो। 0.7788 और √2 को मल्टीप्लाई करके पावर 1/4 लो तो ये 1.024 आ जाएगा। एक्स की पावर बताओ कितनी आ गई, 1/4। आगे चलो, ए 3 है तो 3 तो ये हो जाएंगे और डिवाइड बाई 4 पावर आ ही रही है। सो दिस इज योर आंसर। सो बी इज द करेक्ट आंसर।
बी इज द करेक्ट आंसर। शुभम ने बोला है सर जीएमडी एंड जीएमआर का केबल्स के केस में जो होता है उसे एक्सप्लेन कर दीजिए सर प्लीज। केबल्स के केस में जीएमडी जीएमआर निकालते ही नहीं है, हाँ? केबल्स में क्या लेने आ गया जीएमडी जीएमआर? जीएमडी जीएमआर सिर्फ हमारे पास इंडक्टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट, केबल में तो सिर्फ जीएमडी निकलता है, जीएमआर का तो कोई यूज ही नहीं है उसमें। कैपेसिटेंस इफेक्टिव होता है, ट्रांसमिशन लाइन में पढ़े जाते हैं जीएमडी और जीएमआर का सिग्निफिकेंस। सर जी क्या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पॉसिबल होगा क्या जब रिसीविंग एंड वोल्टेज ज्यादा होगा सेंडिंग एंड वोल्टेज से, तब बताएं, प्रीवियस क्वेश्चन में बताएं सर जी। रवि क्या कर रहे हो? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर वीएस वीआर दोनों पे डिपेंड करता है। जब वीएस ज्यादा होगा तो वीआर भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सेंडिंग एंड पर जितना वोल्टेज होगा रिसीविंग एंड पर भी हाई ही वोल्टेज होगा। वो जो आप क्वेश्चन पूछे वो फेरांटी इफेक्ट का क्वेश्चन है, मैक्सिमम पावर से उससे कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। जब वीएस वीआर दोनों ज्यादा होंगे, थोड़ा सा कम एक थोड़ा सा ज्यादा होने की वजह फेरांटी इफेक्ट हो जाता है, दोनों ही ज्यादा ही होते हैं हमेशा साथ में। वो थोड़ा सा डिफरेंस फेरांटी इफेक्ट देता है, मैक्सिमम पावर तो दोनों के केस में आता है, क्योंकि वीएस वीआर दोनों पे डिपेंड करता है मैक्सिमम पावर। ये बताओ इज इट क्लियर? क्लियर है ये? आई थिंक क्लियर होना चाहिए। 0.7788 वाला प्रिंसिपल आपको याद होना चाहिए, आर डैश हम जो यूज करते हैं। सर कैपेसिटर अलाउ नहीं होता है तो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? सर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है तो विशाल कैलकुलेटर के बिना वाले क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब कैलसी वाले क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चन इसलिए आते हैं छोड़ने के लिए, और कोई बंदा जिसने नाम सुना है वो उलझा रह जाता है कि ये तो मैं कर लूंगा, मैं तो मैं कर लूंगा, और करने करने के चक्कर में कि ये क्वेश्चन तो मुझसे हो जाएगा, और उस चक्कर में वो उसी क्वेश्चन में उलझा रहता है और उसका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ध्यान रखना एग्जाम में कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही आते हैं। और ध्यान रखना ये कैलकुलेशन वाले जितने भी क्वेश्चन है ये कभी भी नए नहीं बनाए जाते, ये हमेशा पुराने पूछे जाते हैं। तो जो लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं वो डायरेक्ट ये आंसर याद रखते हैं। ये 1.024 मुझे जाने कब से याद है, और आपको भी याद होना चाहिए। ये 4 कंडक्टर वाला क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये 1.024 डेटा आप लोगों को याद होना चाहिए, याद होना चाहिए आप लोगों को। इसका 0.7788 इंटू √2 की पावर 1/4 का आंसर आता है 1.024। ठीक है ना? ध्यान से याद रखें। चलें आगे। आई थिंक क्लियर होगा, क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आ जाइए। आई थिंक ये क्वेश्चन, अच्छा इधर क्वेश्चन है अभी, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इज नॉन रेडिएटिंग? बताओ भाई इनमें से कौन सी लाइन नॉन रेडिएटिंग होती है? नॉन रेडिएटिंग का मतलब जिसमें आप लोगों का फ्लक्स लिंक नहीं करता है, ठीक है ना, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। बताइए इसका आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। पिंकी ने ए आंसर दिया है, नमन ने भी ए दिया है, शुभम ने बी दिया है, राहुल ने सी दिया है। मैक्सिमम आंसर ए आ रहे हैं। अरे ओपन टू वायर नहीं, कोएक्सियल केबल होता है भाई। कोएक्सियल जब भी बनाते हैं तो एक ही एक्सिस पे को का मतलब दो कंडक्टर हम लोग यूज करते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, एक करंट ले जाने के लिए और एक करंट लाने के लिए। इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ध्यान रखना दोनों करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे के फ्लक्स को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट। जब दोनों एक दूसरे के फ्लक्स को, मान लो एक का फ्लक्स नीचे है तो एक का फ्लक्स ऊपर, जो भी आप बनाए, दोनों करंट अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से दोनों एक दूसरे का फ्लक्स कैलकुलेट कर देती हैं, सॉरी कैंसिल आउट कर देती हैं। दोनों एक दूसरे का फ्लक्स कैंसिल आउट करेंगी तो उसी को नॉन रेडिएटिंग कहते हैं, जब दोनों के फ्लक्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएं। जो ओपन टू वायर में नहीं हो पाता, क्योंकि ओपन दो वायर जो होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, तो एक दूसरे के फ्लक्स को कैंसिल नहीं कर पाते। बट कोएक्सियल केबल में या कोएक्सियल लाइन में दोनों कंडक्टर बहुत पास पास होने की वजह से दोनों एक दूसरे का फ्लक्स क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। इसीलिए कोएक्सियल केबल बनाई जाती है, जिसमें दो कंडक्टर बहुत ही क्या लिए जाते हैं, पास पास लिए जाते हैं। आई थिंक क्लियर होना चाहिए। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। कोएक्सियल ओपन दो वायर में भी दोनों वायर में करंट अपोजिट बट दोनों दूर दूर होते हैं, कोएक्सियल में एक ही केबल के अंदर दो वायर लिए जाते हैं, एक दूसरे के फ्लक्स को कैंसिल आउट कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए। फेरांटी इफेक्ट में हमारे पास क्या
क्या हम लोगों को अचीव होता है इन फेरांटी इफेक्ट? बताइए, गिव मी द आंसर, आंसर फॉर दिस वन। In Ferranti effect, which voltage is greater or equal? Ferranti effect. हिमांशु ऑप्शन में से बताइए, ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजिंग है, ऑप्शन में से बताइए। बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल। सब लोगों ने हाई वोल्टेज याद रखा है, थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा दिया कि सेंडिंग वोल्टेज लेस हो जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक काफी लोग मोर देख रहे होंगे कहीं बार कि कहाँ ज्यादा वोल्टेज हो रहा है, कहाँ ज्यादा हो रहा है, इसने लेस वाले ऑप्शन को लगा दिया, बट लेस कौन है? सेंडिंग एंड, यानी रिसीविंग एंड क्या है आपका? ज्यादा। देखो विकास ने गलत आंसर लगा दिया, भाव में बह गए विकास, विकास कश्यप भाव में बह गए बेटा आप। आई थिंक क्लियर होगा, सेंडिंग एंड का वोल्टेज लेस होता है, यानी रिसीविंग एंड का क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। सेंडिंग एंड का लेस यानी रिसीविंग एंड का ज्यादा हो जाएगा। ओके, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। फेरांटी इफेक्ट ऑन लॉन्ग ओवरहेड लाइन एक्सपीरियंस व्हेन इट इज व्हाट? बताओ कौन सी लोडिंग कंडीशन में फेरांटी इफेक्ट आप लोगों को अकर होता है? फेरांटी इफेक्ट कौन सी कंडीशन में अकर होता है? चिंटू बस शुरू हो जाएगा न्यू चैप्टर, इसको कंप्लीट तो होने दो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। अब देखो जल्दी जल्दी हो रहे हैं, एक ही दिन में 50-50 क्वेश्चन हो रहे हैं आप लोगों के, बहुत फास्ट फास्ट चल रहा है। क्यों? क्योंकि सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में कंसेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं। लाइटली लोडेड या नो लोड कंडीशन में सबका आंसर सही आ रहा है, तो चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मुझे समझ में याद है, गौतम ने गलत आंसर दे दिया, फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर। क्या हो गया भाई गौतम, गलत आंसर कैसे दे सकते हो आप? हाँ, लाइटली लोडेड या नो लोड कंडीशन में होता है ना बेटा, गलत आंसर मत दो। तो फेरांटी इफेक्ट लाइटली लोडेड या नो लोड पर, आई थिंक क्लियर होगा। यहाँ आ जाइए। स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ एन यूनिट्स डिफाइंड एज, बताओ स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला कौन सा वाला होगा इन सब में से? स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताइए, स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, गिव मी द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रिंग एफिशिएंसी। शुभम ट्रांसमिशन पैरामीटर डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना, बात कर लेंगे। बताओ भैया अभी इसका आंसर बताओ फटाफट से। थ्योरी ज्यादा डिस्कस कर नहीं सकते शुभम, क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, तो थ्योरी थोड़ा बहुत आप लोगों का क्लियर होना चाहिए ना। हाँ भाई, बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल। फ्लैश ओवर वोल्टेज अपॉन नंबर ऑफ स्ट्रिंग इनटू 1 यूनिट के अक्रॉस। आई थिंक बच्चा बच्चा नहीं जानता होगा, लेकिन कुछ तो जानते ही हैं। V अपॉन कितना हो जाता है? N इंटू वी एन, 100%। फॉर्मूला स्ट्रिंग एफिशिएंसी सबको पता है, आई थिंक सबका आंसर सेम आ रहा है। अरे एक का भी आंसर गलत नहीं है यार, डांटने को मिला ही नहीं इस बार तो, गजब हो गया। गलत बात है भाई। यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। गिव मी द आंसर, सबसे ज्यादा मैक्सिमम लाइफ किसकी होती है? बताओ, लाइफ सबसे ज्यादा किसकी होती है? अरे लोड फ्लो स्टडीज राहुल, जेईई एग्जाम में नहीं आता है, गेट ईएस में आता है। लोड फ्लो स्टडीज क्यों पढ़ाएंगे हैं? एडमिटेंस मैट्रिक्स और जैकोबियन मैट्रिक्स का कोई यूज ही नहीं है आपकी जेईई एग्जाम में, लोड फ्लो एनालिसिस का क्या करोगे? हाँ भाई, डी आंसर आ रहा है, बिल्कुल। स्टील के टावर्स की लाइफ सबसे ज्यादा होती है, स्टील टावर की। सबका आंसर सही आ रहा है यार, क्या हो क्या रहा है ये है, कोई गलत आंसर ही नहीं दे रहा है, हैं? चलो चलो ठीक है, बिल्कुल 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 करेक्ट आंसर। यहाँ आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बात नहीं, लाते हैं अब थोड़े से भारी वाले क्वेश्चन, बनाओ। बताओ फेज एडवांसर इंडक्शन मोटर में क्यों यूज करते हैं? फेज एडवांसर, फेज एडवांसर का क्या यूज है इंडक्शन मोटर के साथ? स्टार्टिंग चैप्टर्स में बताया हुआ है, स्टार्टिंग क्लासेस में बताया था, फर्स्ट सेकंड क्लास में। पिंकी स्टील पोल्स जो होते हैं उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती, ठीक है ना। टावर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, उनका लाइफ टेन्योर भी ज्यादा होता है, ठीक है ना। क्योंकि स्टील टावर में हम लोग उस स्टील को गैल्वेनाइज्ड बनाते हैं, ठीक है ना। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं, वो गैल्वेनाइज्ड बनाते हैं। गैल्वेनाइज्ड का मतलब उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाते हैं, जो उस पर कोरोजन इकट्ठा होने से बचाता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। जबकि स्टील के पोल्स में बारिश के दिनों में जिंक हम लोग लगाते नहीं है, नॉर्मल स्टील पोल में इतना पैसा खर्च करते नहीं है,
तो वहां पर ध्यान रखना, जंग लगने का खतरा रहता है पानी वगैरह की वजह से। तभी तो हम लोग पोल्स में आरसीसी पोल सबसे ज्यादा यूज करते हैं आज के टाइम पे। स्टील टावर तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। पोल में सबसे ज्यादा आरसीसी पोल की लाइफ सबसे ज्यादा होती है। और अगर ओवरऑल कंक्लूजन पूछे तो टावर का। तो डी आंसर आ रहा है। डी आंसर आ रहा है। ये देखो 240 का आंसर कौन दे रहा है अभी? विकास, थोड़ा तो शर्म करो। पहले दे रहे हो आंसर फिर भी गलत दे रहे हो, क्यों कश्यप साहब? फेज एडवांस से पावर फैक्टर इंप्रूव करने के काम आता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, सबका आंसर सही है, ठीक है ना? यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। चलिए, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट एवरीवन नोस, फेज एडवांसर अच्छे से पढ़ाया हुआ है। पिन टाइप इंसुलेटर्स आर एम्प्लॉयड अप टू व्हाट? बताइए भाई। पिन टाइप इंसुलेटर कितने केवी तक यूज होते हैं? 33 केवी पर, ठीक है ना? सबका आंसर सही आ रहा है। बस विकास कश्यप ने आंसर सही नहीं दिया था पहले, और नया वाला आंसर मुझे दिख भी नहीं रहा है। पिन टाइप सबका आंसर सही है, 33 केवी। चलिए चलिए चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। आंसर देते जाइए, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। 2 बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमा रखा है। आंसर बताइए इसका। ये देखो, शुभम का भी गलत था। हाँ भाई, हो गया हो गया हो गया। इसका आंसर बताइए। बंडल कंडक्टर यूज करने पर क्रिटिकल वोल्टेज पर क्या फर्क पड़ता है? बंडल कंडक्टर यूज करने पर क्रिटिकल वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ता है? बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, बराबर टक्कर में आ रहा है। यहीं पे डिफरेंस हो जाता है। देखो, कुछ लोगों का बी आ रहा है, कुछ लोगों का सी आ रहा है, यहीं पे डिफरेंस हो जाता है। अब देखो, सबका सी आ रहा है, फिर रंजीत ने बी दिया। सी बी, यही डिफरेंस हो जाता है किसका सिलेक्शन होगा और किसका नहीं होता है। मतलब यहाँ थोड़ा सा क्या, आप देखो प्रैक्टिस से क्लियर होंगी ये चीजें। क्या है, यहीं पर थोड़ा कलेक्शन, आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो डिफरेंस दे जाता है आप लोगों का। यहाँ आ जाओ। आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, बंडल कंडक्टर क्या इंक्रीज कर देता है? रेडियस। क्रिटिकल वोल्टेज का फॉर्मूला अच्छे से पढ़ाया हुआ है, क्या होता है? 21.2 एम डेल आर एल एन डी बाई आर। बाहर वाला आर ज्यादा इफेक्टिव, बंडल कंडक्टर रेडियस बढ़ेगा तो वीडी भी बढ़ेगा। तो क्रिटिकल वोल्टेज क्या होता है? इंक्रीज होता है। बच्चा बच्चा जानता है भाई। और वीडी बढ़ेगा तो कोरोना लॉस रिड्यूस होंगे। वीडी बढ़ेगा तो कोरोना लॉस रिड्यूस होंगे, रिड्यूस होंगे, रिड्यूस होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। तो बंडल कंडक्टर क्रिटिकल वोल्टेज को, डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज को बढ़ा देता है। अब देखो आंसर सी आ रहे हैं। अरे हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। यहाँ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एसीएसआर का फुल फॉर्म बताइए। एसीएसआर स्टैंड्स फॉर व्हाट? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसीएसआर? बिल्कुल चिंटू जी, ह्यूमिडिटी में कोरोना लॉस ज्यादा होता है। आंसर बताइए इसका। आई थिंक बिल्कुल इसका आंसर तो गलत हो गया है। देखो, अमित का आंसर गलत हो गया। अरे अमित, ये कोई उम्र है क्या गलत आंसर देने की? वो भी इस क्वेश्चन का है। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, पूरा पढ़ाया हुआ है एसीएसआर। नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स और ओवरऑल डायमीटर, पूरा ओवरऑल डेराइव करवाया हुआ है। आई थिंक क्लियर होगा, क्लियर होगा, क्लियर होगा। ऑप्शन बी। यहाँ जाइए, यहाँ जाइए। स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ एन इंसुलेटर कैन बी इंक्रीज। बताओ स्ट्रिंग एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज कर सकते हो? अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इसमें भी कई लोग गलत आंसर देंगे, देखिएगा आप लोग। बताओ भाई, बताइए स्ट्रिंग एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो? इंक्रीज्ड बाय, हाउ कैन वी इंक्रीज द स्ट्रिंग एफिशिएंसी? गिव मी द आंसर। हाउ कैन वी इंक्रीज द स्ट्रिंग एफिशिएंसी? हाउ कैन वी इंक्रीज द स्ट्रिंग एफिशिएंसी? कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? देखो, सी बी शुरू हो गया है। शुभम कह रहे हैं 100% बी होगा सर।
बाकी लोग कह रहे हैं सर सी होगा, संजय कह रहे हैं बी होगा, अंकित भी कह रहे हैं बी होगा। अरे नंबर ऑफ स्ट्रिंग कब से रिड्यूस करने लग गए? नालायको, डिस्क होता तब आंसर होता। बी तो वैसे ही गलत है। स्ट्रिंग, नंबर ऑफ स्ट्रिंग कभी बढ़ाते हैं क्या? डिस्क बढ़ाते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। सब लोग जानते हैं, 3 मेथड हैं, बिल्कुल विकास ने तीनों लिख दिए हैं, कमेंट बॉक्स में देख लो, तीनों सही हैं। या तो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग करते हैं, या गार्ड रिंग यूज करते हैं, या क्रॉस आर्म का लेंथ बढ़ाते हैं। इंक्रीज क्रॉस आर्म लेंथ। विकास सिंह ने चारों ऑप्शन लिख दिए हैं, मतलब तीनों तरीके हैं। ए और बी तो आएगा ही नहीं, नंबर ऑफ डिस्क लिखा हो तब आता है आंसर, स्ट्रिंग में तो कोई मतलब ही नहीं है। हैं? ये देखो, रवि बी दे रहे हैं आंसर। अरे रवि बी कैसे हो जाएगा? हैं? कुछ भी मतलब, हाँ। बी तो तब होता है जब यहाँ पे डिस्क लिखा होता है, यहाँ तो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग तो आएगा ही नहीं। फिर कहते हैं कि रवि के सर मैं तो पहले, सबसे पहले मैं ही आंसर देता हूँ। स्ट्रिंग नहीं पढ़ा लास्ट में, तो पढ़ो भाई। हैं? सिलेक्शन आगे पीछे करवाओगे क्या यार? क्या कर रहे हो? सर जेई के पेपर में मैथ भी आता है क्या? मैथ नहीं आता भाई, एप्टीट्यूड आता है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं आता। बट कॉस आर्म लेंथ नहीं इंक्रीज करते, कॉस्ट इंक्रीज कर जाता है। बिल्कुल विकास, वो मेथड है, प्रैक्टिकली करते हो नहीं करते हो वो नहीं पूछा जाता आपसे कि क्या क्रॉस आर्म बढ़ाने से बढ़ता है क्या स्ट्रिंग के? बढ़ता है। अब बढ़ाते हो नहीं बढ़ाते हो बात अलग है, बट दिस और दैट ऑल्सो अ मेथड। तो आई थिंक कैपेसिटेंस ग्रेडिंग आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है ना? यहाँ पर आ जाइए। शुभम बिल्कुल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आती है, बेसिक्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आता। और बेसिक्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है पेपर्स में। बेसिक्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बताइए। विच टाइप ऑफ इंसुलेटर्स आर यूज्ड व्हेन द कंडक्टर्स आर डेड एंड डेड? या तो डायरेक्शन में चेंज किया हो, या डेड एंड डेड। मैंने आप लोगों को ये कुछ वर्ड्स बताए थे, बताओ कौन सा इंसुलेटर यूज करते हैं इन वर्ड्स के लिए? सर कल न्यू चैप्टर लाना। चेंटू पहले यही चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना? 350 क्वेश्चन है इसमें, लगभग लगभग 250 कर लिए हैं आज, हो गए हैं लगभग। कल और परसों में 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तभी नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। बनाओ इसको, जल्दी जल्दी बनाते जाओ। अब देखो ऐसे आंसर आएंगे तो कैसे चलेगा? जितेंद्र ने ए आंसर दिया है। हैं? शेकल अब यूज नहीं करते भाई, स्ट्रेन टाइप, स्ट्रेन टाइप, स्ट्रेन टाइप, स्ट्रेन टाइप। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। स्ट्रेन टाइप हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना? अरे लोकेश, ए नहीं बेटा, बी लिखो। शेकल टाइप अब यूज नहीं होते हैं, ठीक है ना? यहाँ आ जाए, 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 यहाँ आ जाए। अब मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स मत घुसाओ यार, पावर सिस्टम घुसा लो। अभी तो पावर सिस्टम दिमाग में बिठाओ, क्या कर रहे हो? हाँ? मैथमेटिक्स पूछ रहे हो, बाद में बात करना। कौन सा एग्जाम क्या? अभी ये बताओ, आंसर बताओ फटाफट से बताओ। हाई वोल्टेज लाइन का ग्राउंड क्लियरेंस कितना होता है? ग्राउंड क्लियरेंस, ग्राउंड क्लियरेंस। आईपेड का एग्जाम देना चाहिए, अभी होने तो दो यार, देना तो चाहिए, सही क्यों नहीं देना चाहिए? नौकरियां मिल नहीं रही है, और अब तो कोरोना के बाद हालत खराब होने वाली कंट्री की। नौकरी जितनी जल्दी मिल जाए, ध्यान रखना, उतना बढ़िया है। बहुत 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 ज्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर नौकरी नहीं लगी, तो ध्यान रखना इस साल। कोरोना जाने के बाद देश के हालात, जब आप घरों से बाहर निकलोगे ना, आप जिंदगी वैसी नहीं रहेगी। जिंदगी बहुत चेंज होने वाली है, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए मेहनत कर लो, एग्जाम्स क्लियर कर लो, ध्यान रखना इस बात का। बहुत सीरियस बात चल रही है, आपको तो याद है कंट्री इस वक्त बहुत सीरियस सिचुएशन में है। तो इस चीज को बिल्कुल मत सोचना कि कोरोना गया तो जिंदगी वापस होगी वही हो जाएगी। क्योंकि इकोनॉमी को जितना बड़ा धक्का लग रहा है ना इस टाइम पर, बहुत बुरे हालात होने वाले हैं, ध्यान रखना इस बात को। जो बहुत अमीर है उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो बहुत गरीब है वो पहले भी ठेला लगाता था, अभी भी ठेला लगाएगा, उसको भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
फर्क ध्यान रखना मिडिल क्लास वालों को पड़ेगा, जो आप सब लोग तैयारी कर रहे हो। ध्यान रखना इस बात का। तो इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो, पूरी जिंदगी चेंज होने वाली है, अब ध्यान रखना। और सिर्फ 1-2 साल के लिए नहीं, कम से कम 10 से 20 साल तक के लिए, ये आगे के लिए आप लोगों के 10 से 20 साल आप लोगों के बर्बाद करके चला जाएगा कोरोना। इस बात को ध्यान रखना आप लोग, इसलिए बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी। जॉब लगनी ही है, ध्यान रखना। और आप लोग खुद इस चीज को फील कर होंगे कि प्राइवेट जॉब वाले अभी सब के सब घर पे बैठे हुए हैं। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वाला है जिसके पास ये श्योरिटी कि उसके पास जॉब है। प्राइवेट बहुत लोगों की नौकरियां जा चुकी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि प्राइवेट जॉब की तरफ बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तरफ देखना है। गलती से भी प्राइवेट, घर वाले क्यों चिल्लाते रहते हैं कि सरकारी नौकरी लग जा, सरकारी नौकरी लग जा, हैं? इसीलिए तो चिल्लाते रहते हैं। अभी सारे सरकारी वाले सिक्योर होके बैठे हैं, प्राइवेट में 80% लोगों की जॉब जा चुकी है। 80% लोगों की। इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना, गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सीरियस हो जाइए आप लोग। गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा तो इंडिया इंडिया क्या, हर कंट्री की हालत अब बहुत बेकार होने वाली है। तो हमारे इंडिया के हिसाब से तो मैं यही कहूंगा, सरकारी हो गवर्नमेंट हो तो ठीक है, अदरवाइज बहुत बुरे हालात। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। 8 मीटर हम लोग जनरली हाई वोल्टेज लाइन के लिए ग्राउंड क्लियरेंस क्या रखते हैं, 8 मीटर हमारे पास। रिमेंबर दिस, 8 मीटर्स। ठीक है ना? यहाँ जाइए, यहाँ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। सर्ज इम्पीडेंस ऑफ अ 100 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज 100 ओम। 50 किलोमीटर के लिए बताइए कितना हो जाएगा सर्ज इम्पीडेंस। 100 ओम है 100 किलोमीटर के लिए, 50 किलोमीटर के लिए बताइए सर्ज इम्पीडेंस बता रहा है। सर्ज इम्पीडेंस। अरे आयुष, सरकारी नौकरी में तनख्वाह काट रहे हैं, प्राइवेट में तो तनख्वाह ही नहीं मिल रही। तनख्वाह कटी हुई मिले तो ठीक है, कि तनख्वाह ना मिले तो बढ़िया है, हैं? तनख्वाह काट रहे हैं। तनख्वाह काटने के बारे में मत सोचो अभी। मिल रही है उसको लो, मिल तो रही है सरकारी वालों को, और घर बैठे मिल रही है। उन्हीं की काटी जा रही है जो घर बैठे हैं। यहाँ जाओ, सर्ज इम्पीडेंस 100 ओम दे रखा है। सर्ज इम्पीडेंस लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, सेम रहेगा 100 ओम। 100 ओम, 100 ओम, 100 ओम। ये दिलखुश बी क्यों दे रहे हो भाई, क्या हो गया, नाराज हो? हाँ, इतनी बार कंसेप्ट समझाया हुआ है, क्यों भाई दिलखुश मीणा जी? कैसे आंसर गलत आ रहा है भाई, ऐसे नहीं करते भाई। हाँ, ऐसे नहीं भाई, पाजी ऐसे नहीं। आंसर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रिंग एफिशिएंसी दिया हुआ है, टोटल वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग पूछा है। गिव मी द आंसर। आंसर, आंसर, आंसर। जेबी गुप्ता में 6 मीटर दिया हुआ आंसर, कोई बात नहीं शुभम, 8 मीटर आएगा उसका आंसर हाई वोल्टेज के लिए ना। बताइए स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला कितना? बच्चा बच्चा जानत है, का जानत है। 3 यूनिट का क्वेश्चन है, 3 × V3 इंटू 100%। स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितना? 84.528। टोटल वोल्टेज पता नहीं है। V3 सबसे नीचे वाली यूनिट के अक्रॉस 17.5 है। बताओ यहां से V बराबर कितना आ जाएगा? एक ही अननोन है पूरी इक्वेशन में, V। ये फॉर्मूला स्ट्रिंग एफिशिएंसी का 3 यूनिट के लिए। बताइए कितना आ रहा है भाई? बी आंसर आ रहा है सबका, 44.25। यस, बी इज द करेक्ट आंसर, 44.25। सिंपल है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। रश्मि डैश 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 का मतलब क्या है? हम्म, यहाँ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। पूछा हुआ है, द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज इज ड्यू टू द व्हाट? वोल्टेज का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है सस्पेंशन इंसुलेटर में? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज, बताइए 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 बताइए। वोल्टेज का नॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों? नॉन वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों?
why it is। हाँ भाई, कोई बात नहीं रश्मि, कोई बात नहीं। हाँ भाई, बी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल। बी इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रे कैपेसिटेंस के इफेक्ट की वजह से, स्ट्रे कैपेसिटेंस के इफेक्ट की वजह से पोटेंशियल का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना। आई थिंक सभी का आंसर सही है। आई थिंक सब चीजें पढ़ाई हुई है आप लोगों को, आई थिंक अब सब चीजें सही होती जा रही है, बहुत जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं ना। यही यही फ्रिक्वेंसी अगर रहेगी तो अभी अभी देखो आप, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। सर जी, अभी तक टैरिफ से कोई क्वेश्चन नहीं आया। टैरिफ से क्वेश्चन नहीं आएगा अभी। टैरिफ इसमें नहीं आता है, टैरिफ आएगा आप लोगों के आगे जाके यूटिलाइजेशन में ही, ठीक है ना। ये बताओ फटाफट से, आंसर बताओ। ट्रांसमिशन लाइन चल रही है, टैरिफ का कहाँ यूज आ गया, कॉस्ट वॉस्ट का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। इक्विवेलेंट पाई मॉडल किसके लिए बनाया जाता है, बताओ फटाफट से, कौन सी लाइन के लिए सुटेबल है। इक्विवेलेंट पाई मॉडल किसके लिए। बिल्कुल रवि, यूटिलाइजेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बट वो समझाने के तो है नहीं। आप लोगों को भी याद है, यूटिलाइजेशन याद ही करनी पड़ेगी आप लोगों को। जितना समझाने का, यूटिलाइजेशन का काफी हिस्सा समझाने वाला और लिखाने वाला। ध्यान रखना, यूटिलाइजेशन मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, थ्योरी। आप लोगों का लेक्चर देखना, आप लोग निम्बस लर्निंग पर ही, एसएससी जेई मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में यूटिलाइजेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। 1.5 घंटे का लेक्चर है पूरा, यूटिलाइजेशन अच्छे से पढ़ाया हुआ है। एसएससी जेई मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज के नाम से पूरा थ्योरी पढ़ाया हो यूटिलाइजेशन का, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, 1.5 घंटे का लेक्चर है वो, बढ़िया एकदम, मीडियम लाइन में। दत्त तेरी, अरे ये इक्विवेलेंट वर्ड जब भी दिख जाए तो कौन सी लाइन, लॉन्ग लाइन के लिए 250 किलोमीटर। कितना, 250, सी इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ पाई मॉडल लिखा होता तो अब तो आप लोग 150 किलोमीटर बोल देते, शॉर्ट मीडियम लाइन हो जाती। ध्यान रखना, सिर्फ पाई मॉडल लिखा होता तो मीडियम लाइन होती 150 किलोमीटर। बट इक्विवेलेंट पाई मॉडल जब भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट मॉडल किसका बनता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का, हमेशा क्लास में पढ़ाता हूं। इक्विवेलेंट नाम जब भी दिख जाइए, इक्विवेलेंट वर्ड, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए होता है, 250 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। सिर्फ पाई मॉडल या सिर्फ टी मॉडल लिखा हो तब मीडियम लाइन बोलते हैं, तब मीडियम लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। इक्विवेलेंट वर्ड दिखते ही कौन सी लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। इक्विवेलेंट वर्ड बोलते ही लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, इक्विवेलेंट बोलते ही लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। अरे डी क्यों दे रहे हो रवि, क्या हो गया, नाराज हो रवि, बताने के बाद भी डी आ रहा है। सर 5.2 मीटर है उसका नेट पर हाई वोल्टेज के लिए, वो 5.2 गलत है बेटा, 5.2 नहीं आएगा। आईई रूल्स अलग हैं, आप लोग जो गूगल पे सर्च करते हो वो इंडिया के लिए नहीं आता है। 8 मीटर आएगा वो, आईई रूल्स के हिसाब से, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से है वो। ये क्लियर है, कॉन्सेंट्रेटेड, बिल्कुल संजय ने एकदम सही कहा, कॉन्सेंट्रेटेड पाई मॉडल या कॉन्सेंट्रेटेड टी मॉडल हो तो वो मीडियम के लिए होता है, और इक्विवेलेंट किसके लिए होता है, लॉन्ग लाइन के लिए यूज होता है, ठीक है ना। यूटिलाइजेशन वीडियो से बाहर तो नहीं जाएगा सर, वो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, उसका सीरीज का नाम ही क्या है, मोस्ट एक्सपेक्टेड। अब गारंटी तो कैसे देते यार, है हमारी तरफ से है कि हाँ, मेरे हिसाब से देखो तो वो मोर देन सफिशिएंट है, खूब पढ़ाया हुआ है उसमें, ठीक है ना। बाकी देखो, यूटिलाइजेशन का कोई लिमिट नहीं है ना, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा डेटा उसमें कवर कर रखा है, उसके अलावा भी बहुत डेटा है उसमें, ठीक है ना। वो आप लोगों की थ्योरी क्लास में कंप्लीट करवाया जा सकता है ना। तो उसमें मैंने काफी बताया हुआ है, कोई बात नहीं। क्लियर है, चलें आगे, चलेंगे। इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेटेड मॉडल फॉर लॉन्ग, अरे कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड मत लगाओ संजय, सिर्फ इक्विवेलेंट लगाओ, ठीक है ना। हाँ, इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेटेड मॉडल बोल दो तो इक्विवेलेंट टी एंड पाई मॉडल आ जाए। इक्विवेलेंट वर्ड देखते ही, लॉन्ग के लिए इक्विवेलेंट ना हो तो मीडियम के लिए यहाँ आ जाइए। ओवरहेड लाइंस जनरली यूज विच कंडक्टर, बताइए। ओवरहेड लाइन जनरली कौन सा कंडक्टर यूज करती है, ओवरहेड लाइन। बिल्कुल संजय, डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल भी यूज होता है और इक्विवेलेंट पाई मॉडल भी यूज होता है, इक्विवेलेंट टी एंड पाई मॉडल भी यूज होता है। इसका आंसर बताइए। तो एसीएसआर कंडक्टर यूज करते हैं जनरली,
ओवरहेड लाइन में कौन सा? ACSR कंडक्टर, एवरीवन नोस। आई थिंक सभी का एक ही आंसर आ रहा है, कौन? सी। सी 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 सी। चलिए चलिए चलिए, आई थिंक क्लियर होगा, क्लियर होगा, क्लियर होगा। आंसर बताइए, आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज्ड इन ओवरहेड? बताओ ओवरहेड लाइन में कौन सा इंसुलेटर यूज नहीं करते? नहीं करते। नॉट अ टाइप, नॉट अ टाइप ऑफ इंसुलेटर। बिल्कुल ऋषभ, IEEE के हिसाब से 8.8 होगा, जिसका नियर अबाउट 8 मीटर ही आप लोगों का आंसर आ रहा था, ठीक है ना? आंसर बताएं, इसका आंसर बताएं, इसका आंसर बताएं। सबका आंसर सही आना चाहिए। ए सबका आंसर है, बिल्कुल। ये वाला इंसुलेटर, 3 इंसुलेटर यूज करते हैं हम, पिन टाइप, सस्पेंशन टाइप और स्ट्रैंड टाइप। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताते जाओ, अब तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। सारे उत्तराखंड में आया हुआ, कोई किस कौन से जेई में, कोई कौन से ई में। स्ट्रिंग एफिशिएंसी और इज इम्प्रूव्ड बाय व्हाट? बताइए बताइए बताइए। Longer cross arm using disc of different size using guard ring capacitance grading what? स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव करने का मेथड बताइए, बताइए भाई। ध्यान रखना, सारे मेथड स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के ही हैं, तो आपको इनमें से सबसे बेस्ट वाला बताना है। सारे मेथड स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करते हैं, सबसे बेस्ट वाला बताओ कौन सा है। जब सारे ऑप्शन में हो तो बेस्ट वाला बताओ फटाफट से। बताइए बताइए बताइए। बिल्कुल सबका आंसर एकदम सही आ रहा है। क्या? गार्ड रिंग हम लोग यूज करते हैं, गार्ड रिंग हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना? गार्ड रिंग के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ भी है, ठीक है ना? मैंने आपको बताया था कि गार्ड रिंग में हम एक्स्ट्रा कैपेसिटर लगा के स्ट्रे कैपेसिटेंस की चार्जिंग करंट को न्यूट्रलाइज करते हैं। विकास, जितेंद्र डी क्यों दे रहे हो? कुमार डी दे रहे हो? क्या हो गया? गार्ड रिंग यूज करते हैं भाई, पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। निमिषा ने अपना आंसर हटा दिया है। हम्म। सी इज द मोस्ट इकोनॉमिकल, गार्ड रिंग यूज करते हैं, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड। आप लोगों को क्लास में मैं पढ़ाता भी हूँ, जिन लोगों ने पढ़ा है और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। गार्ड रिंग आप लोगों को फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में बताया था, गार्ड रिंग के बारे में ओवरऑल, ठीक है ना? गार्ड रिंग, गार्ड रिंग। अरे राकेश, अभी कहीं नहीं आना भाई, हैं? अभी कहीं नहीं आना, लॉकडाउन चल रहा है, अभी कहाँ आना है? कहीं नहीं आना है अभी। लॉकडाउन हटते ही सब जगह आएंगे, सब जगह आएंगे। बस आपके रहने से जेई और एई में फायदा होगा या ना लूं? आयुष, गेट लेक्चर का क्या मतलब है? गेट का ई जेई से? गेट का एई और जेई से कोई मतलब नहीं है। एई से फर्क पड़ सकता है, जेई पर जेई का कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है ना? गिव मी द आंसर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन ऑफ यूजिंग एल्यूमिनियम जनरली एज बस बार? बताओ एल्यूमिनियम को एज अ बस बार क्यों यूज नहीं करते? नॉट द रीजन ऑफ यूजिंग एल्यूमिनियम। मतलब एल्यूमिनियम क्या, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन ऑफ यूजिंग एल्यूमिनियम जनरली एज बस बार? Give me the answer for this one. Give me the answer for this one. It is cheaper. Not the reason. Not the reason. बताओ 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 बताओ। कोरोजन रेजिस्टेंस। बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है। अरे चीपर होता है, ये तो रीजन है। चीपर होता है, सस्ता होता है एल्यूमिनियम, हल्का होता है, कोरोजन नहीं लगता है बहुत जल्दी एल्यूमिनियम पर। बी इज द करेक्ट आंसर, इज नॉट द रीजन। सॉलिड होना क्या है? कॉपर भी तो सॉलिड होता है। देखो इतने सारे सी दे दिए, बोलो यार शर्म नहीं आ रही है? अरे एल्यूमिनियम पे कोरोजन थोड़ा ना इकट्ठा होता है बेटा ज्यादा, स्टील के कंपैरिजन में, वो सॉरी आपके कॉपर के कंपैरिजन में। सिर्फ दिस इज द नॉट द रीजन, दिस इज नॉट द रीजन, बाकी सब तो रीजन है ही। बाकी सब तो एल्यूमिनियम के लिए सही बात है। एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम को एज अ बस बार क्यों यूज करते हैं? इसका मेन रीजन जो नहीं हो सकता वो क्या है? ये एक सॉलिड है, सॉलिड तो होगा ही है। सॉलिड के बारे में क्या बोलना है? सॉलिड तो कॉपर भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है, सभी सॉलिड है हमारे पास। ये कोई रीजन थोड़े ना सॉलिड वाला। बी इज द करेक्ट आंसर। सी क्या पॉसिबल है ना सर जी? बिल्कुल सी पॉसिबल है, सी तो पॉसिबल है ना। कोरोजन रेजिस्टेंस होता है हमारे पास। कोरोजन रेजिस्टेंस का मतलब है कोरोजन को रजिस्ट करता है, यानी रोकता है क्या एल्यूमिनियम? बिल्कुल रोकता है,
ठीक है ना। कोरोजन रेजिस्टिव तो होता ही है। गया 1 नंबर, बिल्कुल धीरज, 1 नंबर नहीं, 1 नंबर प्लस 1/3 भी गया, नेगेटिव भी तो हो गया। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये सॉलिड है, ये कोई रीजन नहीं है, ठीक है ना, इसको बस बार की तरह यूज करने का। सॉलिड तो यूज करना ही है, कॉपर भी होता है, स्टील भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है, ठीक है ना। कुछ भी पूछ देता है। अरे बिल्कुल, कुछ भी क्यों नहीं पूछेगा, बट नॉट रीजन पूछा है। हाँ तो नॉट रीजन ही बता रहा हूँ बेटा, ये सब तो रीजन है ना। एल्यूमिनियम को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम चीपर होता है, एल्यूमिनियम कोरोजन को रजिस्ट करता है, एल्यूमिनियम का वेट हल्का होता है, ये सब तो सही है। नॉट रीजन पूछा है इसलिए सॉलिड बोला है, ये सॉलिड होता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, ये तो कॉपर के पास भी है, ये तो स्टील के पास भी है। एल्यूमिनियम सॉलिड कोई बड़ी बात होगी क्या, नहीं नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, इसका आंसर बताइएगा। थोड़ा सा लेंदी है, लैंग्वेज पढ़ना, पढ़िए इसको। इन थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन द वेट वॉल्यूम ऑफ द कॉपर डिपेंड्स, ये कल मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखाया था, ठीक है सर। 350 जल्दी से खत्म करा दीजिए, ये खत्म जल्दी से ही हो रहे हैं, देखो बेटा बहुत जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट हो रहे हैं। जल्दी से बताइए, इसका आंसर बता दीजिए, कल फॉर्मूला लिखाया था आप लोगों को इसका। गलती के चांस ही नहीं बनते हैं, गलती के चांस ही नहीं बनते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा है कल, जल्दी से बता दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बताओ फटाफट से। सी 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 कुमार ने आंसर बी दिया है। कुमार कुमार, अरे कुमार स्क्वायर बी कैसे हो गया भाई। हाँ कल ही वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया यार, गलती के चांस ही नहीं बनते हैं। क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला तो आप लोगों को कल फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, देखो कल का फॉर्मूला था हमारे पास। वॉल्यूम पूरा लिख देता हूँ क्योंकि वोल्टेज भी था, ठीक है ना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला था आप लोगों के पास क्या, इट इज पी अपॉन, इट इज पी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव रो एल स्क्वायर अपॉन एरिया। ये लिखा है कल आप लोगों को वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड पावर फैक्टर का स्क्वायर, सी इज द करेक्ट आंसर। वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो वोल्टेज के स्क्वायर के भी और पावर फैक्टर के स्क्वायर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सी आई थिंक सभी का आंसर सही आ रहा है, कुमार स्क्वायर के अलावा। क्लियर है, आई थिंक क्लियर है। चलें आगे, चलिए। कल फॉर्मूला लिखाया हुआ आप लोग पूरा डेराइव करवाया था 4 स्टेप में ना। यहाँ आ जाइए, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, यूपीपीसीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। इन थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन द इंक्रीमेंट इन लाइन वोल्टेज रिजल्ट्स इन व्हाट। लाइन वोल्टेज में इंक्रीज करने पर क्या इंक्रीज होता है, ये तो कितनी बार पढ़ाया है यार। हाई वोल्टेज पर क्यों यू ट्रांसमिशन करते हैं, फटाफट से बता दो। हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन क्यों करते हैं, हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन क्यों करते हैं। इंक्रीमेंट इन वोल्टेज, वोल्टेज बढ़ाने का क्या फायदा। आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, सी आंसर आ रहा है। वोल्टेज इंक्रीज करने पे करंट घटती है, करंट घटने पर लॉसेस का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर लॉस, करंट घटने पर लॉसेस भी घटते हैं। डिक्रीज इन लाइन लॉसेस, डिक्रीज इन लाइन लॉसेस, सी इज द करेक्ट आंसर। सबका आंसर सही है, सही है भाई, सही है। चलो भाई यहाँ आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आने दो भाई, आने दो, आने दो भाई, आने दो, आने दो। गिव मी द आंसर। 132 केवी की ट्रांसमिशन लाइन है, सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंसुलेटर इज यूज्ड, व्हाट इज द नेम गिवन टू इट। बताओ 132 केवी की लाइन के लिए कौन सा इंसुलेटर आप लोग यूज करेंगे, बताइए भाई। कौन से इंसुलेटर आप लोग जनरली यूज करेंगे 132 केवी की लाइन के लिए। ऋषभ का आंसर आ चुका है बी, और बताएं। शुभम का आंसर भी बी आया है, लिटिल का आंसर भी बी आया है, बी 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 बिल्कुल। अपग्रेड सी, अरे अपग्रेड, अपने आप को अपग्रेड करो भाई। सी कैसे आ जाएगा, 33 केवी तक तो हम लोग पिन टाइप को यूज करते हैं, उसके बाद हम सस्पेंशन टाइप, सस्पेंशन को ही डिस्क टाइप इंसुलेटर कहते हैं। डिस्क टाइप किसको कहते थे आप, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर को, जिसमें डिस्क किसमें कनेक्ट होती है, सीरीज में। तो आप लोगों का सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर कौन सा, आप लोगों का सस्पेंशन या डिस्क टाइप, जो भी आप लोग के हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डिस्क किसमें कनेक्ट होती हैं, सीरीज में। आई थिंक क्लियर होगा, क्लियर होगा।
33 केवी से ऊपर वाली के लिए सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर हम लोग यूज करते हैं। हाँ भाई, आंसर बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, बताइए। व्हाट डज 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी एम्प्लाइज? स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% होने का क्या मतलब है? बताइए 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 बताइए। 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? सर रिले का क्वेश्चन भी कराइए। अरे पिंकी, रिले आएगा ना, प्रोटेक्शन में आएगा बेटा ना, प्रोटेक्शन में, ठीक है ना। अभी जो ट्रांसमिशन लाइन पढ़ रहे हैं हम लोग, ट्रांसमिशन लाइन के क्वेश्चन हो रहे हैं। बताइए इसका आंसर बताइए, सबका सी 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 आंसर आ रहा है बिल्कुल। 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी का मतलब है वोल्टेज का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? यूनिफॉर्म, यानी सभी डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज क्या है? सेम है। ये देखो शकल देव का आंसर ए आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। वन ऑफ द इंसुलेटेड डिस्क इज शॉर्टेड। भाई शकल क्या हो गया भाई? है नाराज हो? क्यों बेटा नाराज हो? सबका आंसर सी आ रहा है और आपको ए देना है। वोल्टेज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। गिव मी द आंसर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पोर्शन ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम इज मोर प्रोन टू फॉल्ट? सबसे ज्यादा फॉल्ट आने के चांसेस किसमें होते हैं बताओ पूरे पावर सिस्टम में? द मोस्ट प्रोबेबल फॉल्ट इन ट्रांसमिशन सिस्टम इज एट विच लोकेशन? बताइए। शक्ल नाराज नहीं हो तो फिर आंसर कैसे गलत दे रहे हो? आंसर बताइए इसका फटाफट से। संजय ने बी दिया है, बाकी सब सी दे रहे हैं, बोलो यार हैं? अरे सबसे ज्यादा बताओ, आंधी तूफान कभी भी आते हैं तो कौन टूटता है सबसे पहले? ट्रांसमिशन लाइन के वायर टूटते हैं, बहुत तेज आंधी आ गई तो कौन सा फॉल्ट आएगा? एलजी डबल एल जी फॉल्ट कहाँ आएंगे? ट्रांसमिशन लाइन में, बाहर लाइनें टूटती हैं, ओवरहेड लाइन में सबसे ज्यादा फॉल्ट आने के चांसेस हैं। द मोर प्रोन टू द फॉल्ट्स इज विच सिस्टम? ओवरहेड लाइन, ओवरहेड लाइन में सबसे ज्यादा फॉल्ट आने के चांसेस हैं। राकेश ए आंसर क्यों दे रहे हो भाई? अल्टरनेटर क्या? अल्टरनेटर कहाँ रखा होता है? हैं सब इस वहां पर हमारे जनरेटिंग स्टेशन पर हैं, प्लांट के अंदर बैठा बैठा बाहर आंधी चल रही हो, प्लांट के टर्मिनल भिड़ रहे हैं, लाजा भाई भिड़ जाते हैं, एलजी डबल एल फोल्ड करा देते हैं। जनरेटिंग स्टेशन पे रखे अल्टरनेटर आपस में भिड़ रहे हैं टर्मिनल, और भाई आंधी आ रही है आजा भिड़ जाते हैं अपन है। गजब कर रखे हो यार। प्लांट तो कवर होता है ना बेटा, ओपन में क्या होती है? ओवरहेड लाइन। तो ओवरहेड लाइन आप लोगों के पास सबसे ज्यादा फॉल्ट आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आज आप लोगों का टाइम कंप्लीट है, तो कल हम लोग दोबारा से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक क्लियर होगा, बाकी कल बात करते हैं। ओके, आई थिंक क्लियर होगा। ओके, थैंक यू, कल बात करते हैं। ओके, गुड नाइट।